अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास में हंगामा आराई हो गई। अरकान के दरमियान सख्त तल्ख कलामी हुई। लात और मुक्कों का भी आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अपोजिशन अरकान ने स्पीकर से बात करने का वक्त मांगा था। अपोजिशन अरकान को बात करने का मौका न मिलने का तल्ख कलामी हुई है, जो कि हाथापाई तक जा पहुंची है। न्यू की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं। अरकान असम्बली की जानिब से लातों और मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। इस दौरान तहरीक इंसाफ के नेक मोहम्मद और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के इकबाल वजीर आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। गुत्थम गुत्था होने वाले दोनों MPs का जो ताल्लुक है वो शुमाली वजीरिस्तान से बताया जा रहा है। झगड़े के दौरान ऐवान में मौजूद दोनों अरकान के हामियों ने भी एक दूसरे पर हमला कर दिया। इस दौरान ऐवान मछली बाजार का मंजर पेश करने लगा और हालात पर काबू पाने के लिए स्पीकर ने इजलास 15 मिनट के लिए मुअत्तल किया। इस दौरान सिक्योरिटी एहलकारों को भी तलब कर लिया गया। सूबाई वज़रा अपोजिशन अरकान को मनाने अपोजिशन बेंचों पर आए, जिसके बाद हालात नॉर्मल हुए, जबकि गुत्थम गुत्था होने वाले इन दोनों MPs को ऐवान से बाहर ले जाया गया। अपोजिशन अरकान का यह कहना था कि वज़ीर आला को बोलने के लिए वक्त दिया, हमें क्यों नहीं मिलता। रुकन ANP निसार बाज का कहना था कि मैं अपने पार्टी का मौक़िफ़ बयान करूंगा, शराफत का गलत फ़ायदा ना उठाया जाए। तो ये वाक़या था जो कि कल KP असम्बली में पेश आया, जिस पर आगे चलकर हम मज़ीद भी बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने लगी, लाहौरियों को सांस लेने में दुश्वारी। साफ वुमेन्स चैंपियनशिप, कौमी वुमेन फुटबॉल टीम नेपाल जाने को तैयार। ईवान सदर में बड़ों की बड़ी मुलाकात की अंदरूनी कहानी। और आपकी मुलाकात कराएंगे बाहिम्मत माजूर नौजवान लड़की से जो दूसरों की मदद के लिए पुरज़्म है। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेले गए पहले टेस्ट मैच के हवाले से। मुल्तान में पहला टेस्ट मैच इस वक्त जारी है और आज तीसरे रोज का खेल शुरू होगा। पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स में 556 रन बनाए, जबकि इंग्लैंड ने दूसरे दिन के अख्ताम तक 96 रन बनाए हैं और उसकी एक विकेट भी गिर चुकी है। कौमी टीम ने दूसरे रोज के आगाज में मजबूत बैटिंग का मुजाहरा किया, लेकिन जल्द ही नसीम शाह 33 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मोहम्मद रिजवान ग्राउंड में आए, लेकिन वो कोई भी रन न बना सके और 0 पर आउट हो गए। पाकिस्तान की तरफ से जो हमने पार्टनरशिप देखी है वो सऊद शकील की और आगा सलमान की रही है। सऊद शकील ने 82 रन की इनिंग्स खेली, जबकि आगा सलमान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 104 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली और टेस्ट क्रिकेट में अपने 1000 रन मुकम्मल किए। इंग्लैंड की टीम को पाकिस्तानी बॉलर्स ने दबाव में रखा। नसीम शाह ने इब्तदाई धचका देते हुए इंग्लिश बल्लेबाज ऑली पॉप को 0 पर आउट किया। तहम उसके बाद जैक कैरली और जो रूट ने जिम्मेदार बैटिंग की और दिन के अख्ताम पर जैक ने 64 और जो रूट 32 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। इंग्लैंड ने 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन इस वक्त बना लिए हैं और उन पर दबाव यह है कि वो पाकिस्तान के इस बड़े स्कोर का भरपूर जवाब किस तरह से देंगे, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से एक अच्छा टोटल रखा गया है सामने। पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन थी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रही है। एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि लड़कों की जो फॉर्म है वो वापस आ चुकी है। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद नजीब सत्ती ने में ज्वाइन किया है। अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान की जानिब से बैटिंग में जिस तरह से शान मसूद ने, अब्दुल्ला शफीक, आगा सलमान, सऊद शकील की शानदार कारकर्दगी आप किस तरह से देख रहे हैं? मुझे कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा गैप आ गया, पाकिस्तानी बैटर्स की फॉर्म वापस नहीं आ रही। इस टेस्ट मैच में तो हम देख रहे हैं कि फॉर्म वापस आई है। आप उसको यूं कह लीजिए कि फॉर्म भी वापस का काइंड ऑफ कह सकते हैं, लेकिन था ये कि पिच काफी बैटिंग के लिए मददगार थी कि पाकिस्तान ने जो है वो पहले बैटिंग की पाकिस्तान ने, और जिसकी वजह से जो है वो अच्छी कंडीशंस थी बैटिंग के लिए। तो इस जो पिच थी ने काफी मदद दी पाकिस्तान के बल्लेबाजों को कि वो रन्स करके अपने एतमाद को बहाल कर सके। मैं इसको यूं कहूंगा जिसमें जिस तरह आपने जिक्र किया कि सऊद शकील ने अच्छी बैटिंग की, फिर उससे कबल शान मसूद के 150, अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरी और फिर आगा सलमान की सेंचुरी। तो ओवरऑल ये पाकिस्तान के लिए बेहतर था, क्योंकि हम इतना हल्का परफॉर्म कर रहे थे कि जैसे भी भले आप बैटिंग ट्रैक ही कह लें, लेकिन रन्स बहुत जरूरी थे हमारे एतमाद की बहाली के लिए। तो मेरा ख्याल है कि रन्स जिस तरह से पाकिस्तानी टीम ने अच्छी बैटिंग पिच पे भी अच्छे बैट्समैन ही उसका फायदा उठाते हैं, तो एक अच्छा एफर्ट है पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग। ठीक है, इंग्लिश टीम के अगर आप आगाज की बात करें, उनके आगाज को आप किस तरह से देख रहे हैं? जिसमें ऑली पॉप 0 पर आउट हो गए, आपके ख्याल में पाकिस्तानी बॉलिंग इसी तरह से इंग्लिश बैटिंग को दबाव में रख सकती है? आज भी ये कंडीशन होगी उनके लिए या मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? ऑब्वियसली बैटिंग पिच है।
कि अब तक जो, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जो है वो डे टू डे, सेशन टू सेशन का खेल होता है, अब तक जो है पिच बहुत ही बैटिंग के लिए जो है वो साजगार है। ऑली पॉप का भी अगर आप आउट देखें तो वो बॉलर ने बहुत जबरदस्त बॉल नहीं किया था, बल्कि एक बहुत ही शानदार कैच लिया था आमिर जमाल ने। जी, उसने अपनी तरफ से एक अच्छा शॉट खेला था, लेकिन चूंकि आमिर जमाल जो कि शॉर्ट मिड विकेट पे गालिबन ठीक है अमर, आपसे एक बार। जी, मैं सुन पा रहा हूँ, क्या अब आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी, कंटिन्यू कीजिएगा। जी, तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो ऑली पॉप थे, उन्होंने शॉट खेली, तो वो जो कैच बहुत ब्रिलियंट था शॉर्ट मिड विकेट की पोजीशन के ऊपर आमिर जमाल का। उसके बाद काफी ज्यादा जो है वो आसानी के साथ बैटिंग की, फ्रीली बैटिंग की इंग्लैंड के जो उसके बाद के बल्लेबाज ने, खासतौर पे जैक क्रॉली ने, जिस तरह उन्होंने काफी तेज खेला, 50 भी अपने मुकम्मल किए, तो लगा कि इंग्लैंड की जो टीम है वो भी एक अच्छी बैटिंग ट्रैक का खूब फायदा उठा रही है। तो इंग्लैंड ने भी अच्छे नोट के ऊपर कल का मैच फिनिश किया था। फिर हम जानते हैं कि एक बेसबॉल के नाम से मशहूर इस खेलने के अंदाज से इंग्लैंड की टीम मशहूर है, जो कि बहुत तेज खेलती है और हमारी टीम से ज्यादा तेज खेलने की सलाहियत रखती है। तो एक अबरार अहमद मुझे लगता है कि एक ऐसे बॉलर है जो कि शायद अगर अब तक उनको पिच से मदद नहीं मिली, अगर मदद मिली तो शायद थोड़ा सा फर्क डाल सके, वरना मुझे खदशा ये है कि इंग्लैंड शायद हमसे भी तेज रफ्तार से रन बनाएगी। ठीक है, अच्छा, जिस तरह से आपने खुद ही जिक्र कर दिया, मैं इसी तरफ आने लगा था कि बहुत बॉल क्रिकेट इंग्लैंड की टीम खेलती है और वो बड़ा ज़बरदस्त उसको प्ले करते हैं। जैक क्रॉली हैं, जैसे जो रूट की अभी पार्टनरशिप है, एक अच्छी पार्टनरशिप है। आपको लगता है पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल हो सकती है, इस पार्टनरशिप को जल्दी तोड़ना होगा? और दूसरी तरफ जब भी वो तेज़ खेलने जाते हैं तो अभी तीसरे दिन का खेल है, पाकिस्तानी टीम को किसी भी सूरत इस सिचुएशन को भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि बांग्लादेश के वक्त भी, बांग्लादेश के साथ जो टेस्ट सीरीज थी उसमें भी हमने कुछ ऐसी गलतियां की थी। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त निशानदेही की है। इसमें यह है कि पाकिस्तान का जो खदशा मेरे जहन में चल रहा है कि हमारे जो बॉलिंग अटैक है ना, वो इस वक्त अच्छी फॉर्म में नहीं है। उसकी वजह यह है कि देखिए, शाहिन अफरीदी जो है वो पिछली भी बांग्लादेश की सीरीज में भी स्ट्रगल कर रहे थे, इस सीरीज में भी उनकी रफ्तार भी ज्यादा नहीं है। ठीक है, कोई बॉलिंग कल बेहतर की उन्होंने, लेकिन वो भी इतने इन फॉर्म नहीं चल रहे हैं, खासतौर पर अगर हम रेड बॉल क्रिकेट की बात करें। फिर नसीम शाह भी जो है वो इंजरी से वापस आए थे, वो भी अपने जोबन पे दिखाई नहीं दे रहे, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर आमिर जमाल भी इंजरी से वापस आ रहे हैं, अबरार अहमद भी रेगुलर, एक तो हम टेस्ट क्रिकेट कम खेलते हैं, फिर रेगुलर टेस्ट साइड ऐसा नहीं होते, तो वो भी लैक ऑफ प्रैक्टिस है, क्योंकि इस बीच में उन्हें कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी हमारी नहीं हुई, वनडे टूर्नामेंट था, तो शॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन भी है, शॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस भी है, थोड़ी आउट ऑफ फॉर्म भी है। ये थोड़े फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि थोड़े खदशात ज़हन में लेके आ रहे हैं कि जो एक चैलेंजिंग हो सकता है पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप के लिए, इस तरह की बैटिंग ट्रैक के ऊपर एक मजबूत इंग्लैंड बैटिंग लाइनअप के खिलाफ। ठीक है, अच्छा, जिस तरह से शाहिन शाह अफरीदी की भी आपने बात की है, मरकज़ निगाह भी रहते हैं, हमेशा गुफ्तगू का हिस्सा भी वो रहते हैं कि शाहीन की जो परफॉर्मेंस है आफ्टर इंजरी हमने देखा वो उस तरह से नहीं है जैसे पहले होती थी। अभी आप क्या देख रहे हैं फिर शाहिन शाह अफरीदी को? क्या ऐसी ज़रूरत है कि हमें हर टेस्ट सीरीज़ में लेके चलना है, हमें हर छोटी टीम के खिलाफ भी खिलाना है? बेशक वो छोटी टीमें अब हमें हरा भी रही हैं, बट आपको लगता है अब कहीं ना कहीं शाहीन को रेस्ट भी देना चाहिए ताकि वो बेहतर परफॉर्म कर सकें बड़े इवेंट्स में? देखिए, इसमें जो शाहीन का प्रॉब्लम मुझे लगता है वो रेस्ट से ज्यादा उनको अच्छी क्रिकेट खेलने की जरूरत है। देखिए, होता क्या है कि हमारे यहाँ जो प्लेयर भी इंजर्ड हुआ ना, जी, वो उसकी रफ्तार में अच्छा खासा फर्क आया है। आप देखिए कि नसीम शाह के साथ भी यही मामला रहा, उससे कबल शाहीन अफरीदी के साथ भी यही मामला रहा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मेडिकल पैनल है वो भी हमेशा बाकी डिपार्टमेंट्स की तरह एक सिफारिश पर रखे हुए लोग या ताल्लुक पर रखे लोग, या आप ये कहिए कि काबिलियत न रखने वाले लोग, आप इस मसला करें या किसी दुनिया के और ममालिक से करें, वहां जब प्लेयर इंजर्ड होता है वो वापस आता है तो अक्सर उससे भी बेहतर रफ्तार से गेंद करता है और फिट होकर आता है। तो ये जो मसाइल है, हमारे प्लेयर की सही टेक केयर नहीं होती और शायद प्लेयर भी अपने ऊपर उस तरह से तवज्जो नहीं देते, वो जल्दी वापस आने की कोशिश में और T20 लीग्स खेलने की कोशिश में अपना रिहैब भी ठीक से मुकम्मल नहीं करते, जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मेडिकल पैनल है वो इतना काबिल नहीं है। तो कमी तो है शाहीन अफरीदी में और उनको आराम भी देना चाहिए। देखिए, इस टेस्ट मैच में शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मीर हमजा, जो कि बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, दोनों तरफ स्विंग करते हैं, उन पर शाहीन अफरीदी को एक बार फिर फौकियत दी, शायद कि उनकी पेस ज्यादा है, लेकिन वो पेस का इतना बड़ा भी डिफरेंस नहीं है। अगर शाहीन अफरीदी पुराने वाले होते हैं जो कि 140 से ऊपर की रफ्तार से गेंद करते हैं ज्यादातर, तो फिर तो हम कहते हैं, लेकिन शाहीन भी 130 से 135 के बीच में ज्यादातर गेंद कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ज्यादा फर्क है नहीं।
मेरा ख्याल है कि संजीदगी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी, शाहीन अफरीदी को भी अपनी बॉलिंग को लेकर सोचना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन तो इस सिनेरियो में तो फिर अहमद हम ये देख रहे हैं कि फिर इतना आसान तो नहीं होगा इंग्लैंड को दबाव में लाना और फिर उनको जल्दी आउट भी करना, अगर ये इस टेस्ट मैच को किसी नतीजे की तरफ लेकर जाना है तो। एक ये हो सकता है कि डिसिप्लिन बॉलिंग, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि बैटिंग ट्रैक पे आप कुछ नहीं कर सकते ज्यादा जब तक बैटिंग के लिए सपोर्टिव है। आगे जाके अगर पिच स्पिनर को सपोर्ट करता है चौथे दिन, पांचवें दिन बाद में पिच बाउंस ऊपर नीचे होता है, वो तो बात की बात है। लेकिन अभी के लिए आप एक तो डिसिप्लिन बॉलिंग कर सकते हैं, दूसरा बड़े आउटस्टैंडिंग किस्म के बैटिंग प्लान बना सकते हैं, शॉर्ट बॉलिंग ट्रैप या कोई ऐसी फील्डिंग सेट कर देना कि बैट्समैन से गलती करवा देना। तो इस तरह की जो बहुत चालाक कप्तान जिस तरह की स्ट्रेटेजी बनाया करते हैं, इस तरह की कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको हिकमत अमली लेके आनी पड़ेगी इंग्लैंड के बैट्समैन को आउट करने के लिए, क्योंकि अब तक पिच में इतना कुछ दिखा नहीं है कि वो बॉलर को, या चाहे स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो, इतना मदद मिल सके। तो बस आप ये कहिए कि अपने सर धड़ की बाजी लगानी पड़ेगी यहाँ पे विकेट हासिल करने की। ठीक है, तो फिर यानी कि पेश की जो कंडीशंस अभी तक हम देख रहे हैं उसके तनाजुर में फिर आपको ये लग रहा है कि पाकिस्तान के हक में, हमें दूसरी बारी जब पाकिस्तान की आती है तो पाकिस्तान के हक में जाती हुई चीजें कुछ नजर आ रही हैं आपको? देखिए, पाकिस्तान का जो भी रिसेंट पास का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हम जब दूसरी बैटिंग के लिए आते हैं हम बुरी तरह से एक्सपोज होते हैं और हम हारे हैं टेस्ट मैचेस रिसेंटली। कि पहली इनिंग्स में अच्छा भी खेल के सेकंड इनिंग्स में अचानक हम धड़म करके गिर जाते हैं, और वो एक ऐसा टेस्ट मैच जो कि शुरू में हमें अपनी हक में लग रहा होता है, अचानक से वो काया पलट जाती है और वो अगली टीम आखिरी इनिंग्स में आके हमसे जीत जाती है। तो मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड जो ये चाहेगा कि वो तेज से तेज खेले, और आज जाके जो है ना एंड के ऊपर अगर इतना तेज खेले कि या तो पाकिस्तान के रन बराबर करे, या कल लंच के बाद डिक्लेयर करके पाकिस्तान को बैटिंग में ले आए और पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाले, तो बहरहाल पाकिस्तान को सेकंड इनिंग्स में बहुत ही ज्यादा संभल कर खेलना पड़ेगा और वैसी गलतियां नहीं करनी पड़ेंगी जो कि माजी करीब में पाकिस्तान करता रहा है। लेकिन अमर क्या समझते हैं, क्या ऐसी वजूहात हैं कि जब भी दूसरी सीरीज का आगाज पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप करती है, कहां कंफ्यूज होते हैं, क्यों लड़खड़ा जाते हैं? जी अमर सुन पा रहे हैं? देखिए, इसमें यह है कि शॉर्ट ऑफ जी मैं सुन पा रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ। मैं ये कहूंगा कि ये शॉर्ट ऑफ टेस्ट क्रिकेट है, रेड बॉल क्रिकेट है, हमारे प्लेयर फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते हैं। आप देखिए कि बाबर आजम ने आखिरी जो रेड बॉल मैच यानी फर्स्ट क्लास मैच था वो 2019 में खेला था। हमारे प्लेयर जो थे वो T20 लीग्स को, मैं ओवरऑल सबकी बात करूँ, जितने भी खिलाड़ी हैं वो पौकिया देते रहे T20 क्रिकेट को आपकी रेड बॉल क्रिकेट के ऊपर या टेस्ट क्रिकेट के ऊपर। एक तो हमारी टेस्ट क्रिकेट कम होती है और वो कुछ 8-8 6-6 माह का वक्फा होता है टेस्ट क्रिकेट में, तो बीच में एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही होती है जिसमें चले ज्यादा नहीं, 1-2 मैच खेलने, 3 खेलने, जो आपको प्रैक्टिस में रखता है। तो जब तक आप किसी फॉर्मेट की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो आप उसके आदी नहीं होते, आपका स्किल उससे ऊपर नहीं होता। फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट ऐसी क्रिकेट है जिससे खेल के आप सबसे ज्यादा स्किल आपका बढ़ता है। आपके लिए फिर वनडे और जो छोटा फॉर्मेट होता है T20 क्रिकेट आसान हो जाती है। तो ये कम खेलने की वजह से ये हम स्ट्रगल करते रहे। जब तक हम ये क्रिकेट ज्यादा नहीं खेलेंगे तब तक हम इस फॉर्मेट में अच्छे नहीं हो सकते। ठीक है, और दूसरी तरफ बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस रही है अभी तक की इस मैच में, या रिजवान की परफॉर्मेंस रही है, वो भी हमने देखा, वो भी सवालिया निशान है। अनफॉर्चुनेटली नहीं उस तरह से इम्पैक्ट डाल पाए जिस तरह से बाकी प्लेयर्स खेल रहे थे। हाँ, अच्छा, रिजवान का तो मैं इतना नहीं कहूंगा, चले उन्होंने एक शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले उनके वैसे रन्स तो मुनासिब हैं अगर रिसेंटली देखेंगे। लेकिन बाबर आजम का केस काफी जेन्युइन है, क्योंकि वो बहुत वक्त हो गया है उनसे रन्स नहीं हो रहे, और बहुत सारे लोगों की अपनी राय है। मेरा ख्याल ये है कि बाबर आजम बिल्कुल सीधी सीधी गेंद पर आउट हो गए थे जो पिछली अभी जो पहली इनिंग्स है वो ज्यादा ब्लॉक किया उन्होंने अपने थोड़ा बैटिंग का स्टांस भी चेंज किया इस इनिंग्स में, यानी वो बहुत हरबे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई हरबा चल नहीं पा रहा है। हाथ जो है वो बहुत पहले ले आते हैं बॉल को खेलने के लिए, और यानी परेशान है उनसे, वो उनको मेंटल दबाव जो है, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, वो उनके ऊपर हावी है रन ना करने की वजह से कि गेम में आउट ना हो जाए, और इसी कोशिश में वो आउट हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि उनके लिए भी मैं यही सेम कहूंगा कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जब आगे टूर्नामेंट शुरू होगा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, तो उसमें मैचेस खेलें, क्योंकि एक ही चीज है उनको जो वापस एतमाद वो बहाल करेगी, वो रन्स करना है। जब तक रन्स नहीं आएंगे वो उनका एतमाद बहाल नहीं होगा, जो कि इस वक्त बहुत शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस है बाबर आजम। ठीक है, अच्छा, दूसरी तरफ आपको ये लगता है कि बहुत से बड़े प्लेयर्स हैं जो कि जब भी आउट ऑफ फॉर्म होते हैं वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कोचेस की भी मदद लेते हैं, इंटरनेशनल जो बैटर्स हैं साबका बल्लेबाज होते हैं उनकी कहीं ना कहीं मदद लेते हैं अपनी टेक्निक को दोबारा बेहतर करने में, दुरुस्त करने में। उस तरह की किसी किस्म की हेल्प की जरूरत बाबर को हो?
अहमर से एक बार फिर से हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अहमर, हमें सुन पा रहे हैं तो ये बताइएगा, बाबर की टेक्निक के हवाले से मैं जानना चाह रहा था कि बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, हमने अक्रॉस द बॉर्डर भी देखा, विराट कोहली भी जब परफॉर्मेंस नहीं उस तरह से कर पा रहे थे, परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो वो भी हमने देखा कि वो सेशंस लेते रहे, वो मुख्तलिफ क्रिकेटर से उन्होंने सेशंस लेते रहे और वो अपनी टेक्निक को बेहतर करते रहे। क्या इस तरह की कोई ज़रूरत आपको लगता है कि बाबर आजम को भी है? देखिए, पाकिस्तान के पास इस वक्त बड़े काबिल हेड कोच हैं, गैरी क्रिस्टन। वो खुद अपने दौर के बड़े मायनाज ओपनिंग बैट्समैन रहे हैं। लेकिन खैर वो तो व्हाइट बॉल की, अगर हम रेड बॉल की बात करेंगे तो उस वक्त जेसन गिलिस्पी हैं। अब एक देखिए, एक अलमिया ही आप उसको कह लीजिए कि पाकिस्तान के पास कोई बैटिंग कोच उस तरह से नहीं है इस वक्त। टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो बिल्कुल आप जो है वो ले सकते हैं और आप उस पे अपनी उसको टेक्निक बेहतर तो नहीं, आप कहेंगे फाइन ट्यूनिंग अपनी बैटिंग में, छोटी सी फाइन ट्यूनिंग के मुझे क्या मसला आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, तो आप इस तरह की जो है वो हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल दुनिया में बहुत से क्रिकेटर्स हेल्प लेते हैं, मशवरा लेते हैं बड़े खिलाड़ियों से, बड़े कोचेस से, तो बिल्कुल लिया जा सकता है ऐसा मशवरा। अक्सर क्या होता है कि किसी अच्छे क्रिकेट टेक्नीशियन का जो है वो मशवरा काम आ जाता है। ठीक है। अच्छा अहमद, लास्ट कमेंट मैं आपसे चाहूंगा चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। अभी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट है कि भारतीय टीम को पाकिस्तान ज़रूर आना चाहिए, ये आना होगा तक से आना चाहिए का सफ़र आपको लगता है कि अब मामला कुछ तब्दील होते दिखा रहे हैं और आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान आएगा पाकिस्तान में खेलने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी? मुझे तो मामला इस वक्त 50-50 लग रहा है, लेकिन बहरहाल ये क्रिकेट का अलमिया है और इसमें जो सीधी बात कहूंगा तो वो पॉलिटिकल जो मामलात होते हैं वो उसी के ऊपर ये चीजें तय होती हैं। इसमें क्रिकेट बोर्ड जो है दोनों ममालिक के जो है वो डिपेंडेंट होते हैं अपने पॉलिटिकल गवर्नमेंट के ऊपर। पाकिस्तान फिर भी इसमें थोड़ी फरागदरी दिखाता है और भारत चला जाता है, लेकिन भारत जो है वो पिछले काफी बरस से उसने हमेशा यही प्रॉब्लम किया और जब तक उनकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की तरफ से उनको जो है वो ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा, ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा, वो कभी भी हामी नहीं बनेंगे। और इस वक्त आईसीसी में चूंकि भारत का एक असर है, दबदबा है, और तो इसी वजह से आईसीसी भी जो है वो उनके आगे घुटने टेक देती है। तो मुझे मामला काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है भारत का आना। वक्त ही बताएगा कि क्या भारत आता है या उनके मैचेस जो है वो एक किसी न्यूट्रल मकाम पे मुंतकिल होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद नजीब सती हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और हिंदुस्तानी मीडिया की तरफ से हम देख रहे हैं कि मोहसिन नकवी के स्टेटमेंट को बार बार रिपीट किया जा रहा है कि वो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तानी टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने ज़रूर आए। हम भी उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम यहाँ पर आए और ये एक अच्छा इवेंट जो है पाकिस्तान में यकीनी तौर पर होना चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो टेस्ट सीरीज़ इस वक्त जारी है इंग्लैंड के खिलाफ, वहाँ पर भी पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है। अब जो इम्तिहान है वो हम देख रहे हैं कि बॉलर्स का इम्तिहान है, आज खेल का तीसरा रोज़ है और आज अभी देखना है कि पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं वो कितना इंपैक्ट डाल पाते हैं। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और आयरलैंड के खिलाफ जनूबी अफ्रीका के वनडे मैच की एक दिलचस्प स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। ये गैर मामूली लम्हा उस वक्त देखने को मिला जब जनूबी अफ्रीका के बैटिंग कोच जेन पॉल डुमिनी अचानक फील्डिंग करने के लिए मैदान में आ गए। अबू धाबी के गर्मी से भरपूर मैदान में शायकीन ने हैरत से देखा कि 40 साला साबिक ऑलराउंडर जो कि 2019 में हर तर्ज के क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, जनूबी अफ्रीकी टीम के लिए मुतबादिल फील्डर के तौर पर खेल रहे हैं। ये मौका खास तौर पर दिलचस्प इसलिए था कि डुमिनी ना सिर्फ फील्डिंग के लिए आए बल्कि मैदान में उन्होंने अपनी फिटनेस का भरपूर मुजाहरा भी किया। शॉर्ट थर्ड मैन पोजीशन पर एक शानदार डाइव लगाकर बाउंड्री बचाते हुए उन्होंने एक ऐसा लम्हा तख्लीक किया जिसने मैच को यादगार बना दिया। और जो मनाजिर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वक्त इनकी उम्र भी 40 साल हो चुकी है और अपने टाइम में, अपने प्राइम टाइम में भी बड़ी ज़बरदस्त फील्डिंग करते हुए दिखाई दिए हैं। उनके इस इक़दाम पर कमेंटेटर्स और शायकीन दोनों की जानिब से ही उन्हें बेपनाह दाद मिली और ये सारी सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब शदीद गर्मी और सख्त कंडीशन की वजह से कई जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी आयरलैंड की इनिंग्स के दौरान मैदान से बाहर चले गए। जनूबी अफ्रीका के कप्तान वो पहले इंजरी की वजह से मैच से बाहर थे और ऑलराउंडर रोयान मोल्डर भी निजी वजूहात की बिना पर वतन वापस जा चुके थे। तो नतीजतन टीम के पास मुतबादिल खिलाड़ियों की कमी हो गई और कवानीन के तहत डुमिनी को फील्डिंग के लिए बुलाया गया। कवानीन के मुताबिक अगर किसी टीम के खिलाड़ी इंजरी या किसी और वजह से मैदान से बाहर हो जाएं तो उनके मुतबादिल दस्तयाब ना हो तो टीम मैनेजमेंट या फिर कोचेस को भी मुतबादिल फील्डर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी उसूल के तहत डुमिनी मैदान में आए और ये साबित किया कि चाहे 5 साल पहले रिटायरमेंट ले ली हो
उनका जो फील्डिंग का फन है वो अभी भी उनमें भरपूर तौर पर जिंदा है और जो फिटनेस है उन्होंने अभी तक मेंटेन करके रखी है। जहां तक मैच का ताल्लुक है, आयरलैंड ने जनूबी अफ्रीका को सीरीज के आखिरी वनडे में 69 रन से शिकस्त दी। अगरचे जनूबी अफ्रीका ये मैच हार गया, लेकिन सीरीज 2-1 से अपने नाम करने में कामयाब रहा। ताहम जेपी डोमिनिका मैदान में आना और उनकी शानदार फील्डिंग ये बिलाशुबा इस मैच का सबसे दिलचस्प लम्हा भी रहा, जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। वहां पर जो शायकीन मौजूद थे, जो कमेंटेटर मौजूद थे, वो इस लम्हे को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुए हैं कि 5 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है उन्हें क्रिकेट को खैर बात किए हुए, उसके बावजूद भी फिटनेस उनकी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से है और बिल्कुल उसी तरह से वो परफॉर्म करते दिखाई दिए हैं जो अपने प्राइम टाइम में बड़े ज़बरदस्त किस्म के फील्डर रह चुके हैं और अभी तक उन्होंने इस चीज़ को मेंटेन करके रखा हुआ है। ग्राउंड में अपनी जो सलाहियतें हैं वो हमें दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं और पहले भी ऐसा ही होता रहा है कि वो मुश्किल तरीन कैचेस लेते रहे हैं, मुश्किल तरीन जो बाउंड्रीज हैं उनको रोकते रहे हैं और उसका एक बार फिर से अमली मुजाहरा उन्होंने फिर से करके दिखाया है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और बात करेंगे पाकिस्तान की कौमी वुमेन फुटबॉल टीम के बारे में जो जल्द ही साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन साफ वुमेन्स चैंपियनशिप 2024 के लिए नेपाल रवाना होने वाली है। कौमी वुमेन फुटबॉल टीम की ट्रेनिंग का आगाज इस वक्त इस्लामाबाद में हो चुका है और ये ट्रेनिंग उनकी तैयारी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसकी निगरानी हेड कोच अदिल रिजकी और गोलकीपर कोच एहसानुल्लाह कर रहे हैं। कौमी टीम 12 अक्टूबर को इस्लामाबाद से नेपाल के लिए रवाना होगी और उनकी मुहिम का आगाज 17 अक्टूबर को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ मैच से होगा। बाद 20 अक्टूबर को कौमी टीम बांग्लादेश के साथ अपना दूसरा मैच खेलेगी और ये दोनों मैचेस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4:45 पर खेले जाएंगे। ये चैंपियनशिप 17 से 30 अक्टूबर तक नेपाल के शहर खटमंडू में मुनक्किद होने जा रही है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन PF ने हाल ही में साफ वुमेन्स चैंपियनशिप 2024 के लिए हतमी स्क्वाड का ऐलान किया है। इस स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों में निशा अशरफ, माफिया परवीन और रमेसा खान बतौर गोलकीपर शामिल हैं। डिफेंडर के तौर पर कायला सिद्दीकी, मिशाल भट्टी, सारा खान, नजालिया सिद्दीकी, सोफिया कुरैशी, फातिमा नासिर और महरीन खान स्क्वाड का हिस्सा हैं। मिडफील्डर्स में सोहा हिरानी, मारिया खान, सना मेहदी, आमना हनीफ, रामीन फरीद और कायनात बुखारी शामिल हैं, जबकि फॉरवर्डर्स में नादिया खान, जहमीना मलिक, असरा खान, अनमोल हिरा, अनुषा उस्मान और आलिया सादिक शामिल हैं। ये इवेंट पाकिस्तानी वुमेन फुटबॉल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मौका है और हम उम्मीद ये करते हैं कि हमारी कौमी टीम बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा भी करेगी। आज हमें शो में ज्वाइन करें कौमी वुमेन फुटबॉल टीम की प्लेयर्स हैं सारा खान और आलिया सिद्दीक ने हमें ज्वाइन किया है। सारा और आलिया आपको शो में खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त के लिए। सारा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी ट्रेनिंग किस तरह से जा रही है और अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ये जो टाइम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिस टाइम पर आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। जी, हमारी ट्रेनिंग अभी बहुत अच्छी जा रही है। हमारे सुबह जल्दी सेशंस होते हैं, सुबह और शाम हमारी फुटबॉल ट्रेनिंग होती है। और अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो जी बिल्कुल, हम 2-3 महीने से इसी गेम की, इसी चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे हैं। तो जी बिल्कुल ठीक है। तो सारा, आप कैसे देख रही हैं, कारकर्दगी में कितनी बेहतरी आई है? जी देखें, एक्सपीरियंस जो है फुटबॉल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जितना हमने ट्रेनिंग की है, जितने हमने मैचेस खेले हैं, तो आई कैन टेल कि मैंने खुद में भी अब एक इम्प्रूवमेंट देखी है और जो हमारा स्क्वाड है पूरा, उसमें भी मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट देखी है। ठीक है। आलिया, आपसे मैं जानना चाहूँगा, अब इस चैंपियनशिप के लिए मुंतखब होना यकीनन ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ऑब्वियसली आप परफॉर्म भी अच्छा कर रही होंगी। किस तरह के जज्बात थे आपके जब आपको पता लगा कि आपकी सिलेक्शन हो गई इस टूर्नामेंट के लिए? जी, बहुत अच्छा लगता है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, बिकॉज़ आप पूरा साल बहुत मेहनत कर रहे होते हो अपने स्किल्स पे और सारी चीज़ों पे। तो एंड ऑफ द डे अच्छा लगता है, आपके पेरेंट्स खुश होते हैं और उन लोगों की मेहनत होती है पीछे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया होता है हम पे, तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। और आलिया, कब से आप फुटबॉल खेल रही हैं? बचपन से ही ये शौक था या फैमिली में भी कोई प्लेयर था? जी, मैं बचपन से ही, मुझे स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं बहुत यंग एज से स्टार्ट किया था फुटबॉल खेलना। ठीक है। अच्छा सारा, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि पहला ही जो मैच है आपका, हमारा जो पहला मैच है वो भारत के खिलाफ है, उस मैच के लिए एक स्पेसिफिक तैयारी की जा रही है, उस पर किस तरह से हिकमत अमली होगी? क्योंकि आपको पता है कि हिंदुस्तान से जो भी मैच होता है वो हमारे किसी भी टीम का हो, किसी भी खेल का हो, किसी भी एथलीट का हो, पूरे मुल्क की उस पर नजरें होती हैं।
जी बिल्कुल, कस इंडिया जो है एक बहुत टफ टीम है और एक अलग से हमारी एक राइवलरी चल रही है, तो उनके अगेंस्ट हमारी ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी जा रही है। और अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो इस बार जो हमारी स्ट्रैटेजी है, जो हमारे हेड कोच अदील है और हमारे कोच एहसान, इन्होंने एक न्यू स्ट्रैटेजी लाई है। ये जो स्ट्रैटेजी है बहुत यूनिक है और एक बहुत न्यू स्ट्रैटेजी है, एंड आई बिलीव कि जो स्ट्रैटेजी है हमारी, वो इंडिया, बांग्लादेश और जो भी टीम हम फेस करेंगे इंशाल्लाह इस चैंपियनशिप में, उसके अगेंस्ट वर्क करेगी। ठीक है। अच्छा, आपको फुटबॉल खेलने का शौक किस तरह से हुआ था? क्या कोई खास वाकया है जो आपको फुटबॉल की तरफ लेकर आया? जी बिल्कुल, मैं एक सोसाइटी में रहती थी पहले, तो वहाँ पे जो बॉयज़ थे, वहाँ के बॉयज़ फुटबॉल खेलते थे, तो वंस आई जॉइंड देम, तो बस उसके बाद से मेरा इंटरेस्ट बिल्ड होता गया एंड देन नाउ आई एम हियर। ठीक है। और फैमिली की तरफ से फुल सपोर्ट रही है आपको इस हवाले से? ओह जी बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स ने थ्रू आउट दिस जर्नी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। दे आर द वन हु पुश्ड मी के फुटबॉल के ट्रायल्स दो, इन गेम्स में पार्टिसिपेट करो, तो यस दे हैव सपोर्टेड मी अ लॉट। ठीक है। आलिया, आप किस तरह से देख रही हैं इस चैंपियनशिप में? आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है, इंडिविजुअली तौर पर भी और जब आप टीम की तरफ भी देखती हैं तो? आई थिंक ये चैंपियनशिप के लिए हमारी तैयारी अच्छी हो रही है और आई थिंक हम इस चैंपियनशिप जा रहे हैं तो इंशाल्लाह जीत के आएंगे। चैलेंज ऑब्वियसली है बट आई थिंक इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। ठीक है। और आपकी जिंदगी में कोई ऐसी शख्सियत है जिसने आपको फुटबॉल खेलने में हौसला अफजाई की हो, बड़ा सपोर्ट किया हो? जी, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे कोचेस हैं जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे फुटबॉल में आगे बढ़ने के लिए, तो ऑल क्रेडिट गोज टू देम। ठीक है। अच्छा सारा, हम देखते आए हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो फोकस्ड खेल है वो तो क्रिकेट ही है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब फुटबॉल में भी हमारी जो टीम है बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है, हमें दिखाई दे रही हैं, चाहे वो स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम हो या दीगर टीमें हो, फुटबॉल के हवाले से अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। आप किस तरह से देख रही हैं? इस पर मजीद काम करने की भी ज़रूरत है। कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो पाकिस्तान में कम है, जिस पर मजीद काम भी होना चाहिए, जिसकी अब आप लोगों को भी ज़रूरत है? जी बिल्कुल, अगर फुटबॉल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो नाउ इट्स गेटिंग बेटर डे बाय डे। हमें गेम्स खेलने को मिलती हैं, चाहे वो कोई फुटसल का टूर्नामेंट हो या कोई चैंपियनशिप हो, बोथ साइड, लड़के में भी और लड़कियों में, हम दोनों को ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है। पर आई थिंक वी कैन इम्प्रूव मोर, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है, और भी हमें फुटबॉल खेलने का मौका मिले, और भी ऐसी चैंपियनशिप्स हों हमारे लिए, अपना हर कैटेगरी के लिए गेम्स हो, अंडर 17 के लिए, अंडर 20 के लिए, अंडर 10 के लिए, तो ऐसे हर क्राइटेरिया के लिए अगर गेम्स होंगी तो आई थिंक हमारी अगर यंग जनरेशन इतनी अच्छी होगी तो आई थिंक इस यहाँ तक पहुँचते तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है। और अपनी महारतों को बेहतर बनाने के लिए अब किन चीज़ों पर काम किया जा रहा है, किन चीज़ों पर तवज्जो दी जा रही है? जी 2-3 महीने से हम इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं। अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं तो जो मुझे लगता है कि मेरी वीकनेसेस हैं इस गेम के हवाले से, जिन पे मुझे काम करना चाहिए, मैंने उन चीज़ों पे काम किया है। और अगर कलेक्टिवली बात करूं तो आई थिंक सारे प्लेयर्स ने अपनी वीकनेसेस पे काम किया है और हम अभी माशाल्लाह से बहुत स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू द लास्ट टाइम। ठीक है। अच्छा, कई बार हमने देखा है कि कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जो इस बार भी हमारे पास एक न्यूज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आपको लगता है कि एनओसी समटाइम होता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, इस तरह के भी इश्यूज़ का खिलाड़ियों को सामना करना पड़ता है? जी बिल्कुल, दैट्स सैड। इवन हमें ये न्यूज़ आज सुबह मिली है एंड आई वाज शॉक्ड कि हर बार हमारे साथ ऐसा होता है। आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दिस, बिकॉज़ ये जो चीज़ है वो हमारे हाथों में नहीं है, हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। इट्स द गवर्नमेंट और भी जो भी हैंडल करती हैं चीज़ें, आई थिंक दे शुड अलाउ अस, बिकॉज़ एक गेम है फुटबॉल। आई मीन हम किसी को हार्म करने नहीं चाह रहे हैं, पाकिस्तान को ही रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो आई थिंक दे शुड अलाउ अस एंड आई डोंट सी एनी रीज़न कि क्यों मना किया जा रहा है, क्यों एनओसी नहीं दी जा रही है। ठीक है। आलिया, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपके ख्याल में इस चैंपियनशिप से पाकिस्तान की जो ख़वातीन फुटबॉल की टीम है उसमें कितनी बेहतरी आ सकती हैं? क्योंकि जब भी हम लोग बाहर जाकर खेलते हैं एक एक्सपोजर मिलता है, एक आपको नया प्लेयर से भी सीखने को वहाँ पर मिलता है, तो आपको क्या लगता है कौन सी बेहतरियाँ हैं जो हो सकती हैं? आई थिंक सैफ चैंपियनशिप एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है हमारे लिए, और ऑब्वियसली इतना बड़ा टूर्नामेंट आप इंटरनेशनल लेवल पे खेलने जाते हो, स्पेशली लोकल प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है और आगे मैचेस के लिए वो तैयार करते हैं खुद को और बड़े मैचेस के लिए, और कॉन्फिडेंस ऐसे ही बिल्ड होता है जब आप इतने बड़े मैचेस खेलते हैं। तो ठीक है। सारा, लास्ट कमेंट मैं आप दोनों से ही चाहूँगा, नौजवान खिलाड़ी जो हैं, जो नई आने वाली लड़कियाँ हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी जो फुटबॉल खेलने के लिए पुरज़्म हैं?
मैं एक मैसेज ये देना चाहूंगी कि इफ किसी भी प्लेयर को अगर फुटबॉल या कोई भी गेम आगे लेके चलनी है तो आई थिंक दे नीड टू वर्क हार्ड, मेहनत करें, अपनी बॉडी का ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, एंड आई थिंक हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। तो आई वुड से जस्ट जितना हार्ड वर्क कर सकते हो करो। ठीक है, आलिया आप क्या कहना चाहेंगी? मैं देखती हूँ आजकल के जो यंग जनरेशन है वो काफ़ी हार्ड वर्किंग है, तो अब वो हार्ड वर्क करते रहे और जो फुटबॉल के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो करते रहे, स्ट्रेंथनिंग, जिम, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो अपनी रिसर्च करें। और हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया सारा खान, आलिया सिद्दीक हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी, और हमारी बेस्ट विशेस हैं टीम के लिए कि वो जा रहे हैं इस अहम इवेंट को खेलने के लिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से वुमेन फुटबॉल टीम को इस माह होने वाली साफ वुमेन चैंपियनशिप में शिरकत के लिए NOC अभी तक जारी नहीं किया गया। ये एक लम्हा फिक्रिया है जब टीम तैयारी कर रही है, प्रिपरेशन के मराहल से गुजर रही है, एक अहम इवेंट है, लड़कियों की तरफ से तैयारी भी की गई है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो NOC वाला मामला है ये जल्द से जल्द सॉर्ट आउट होना चाहिए। 17 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक ये नेपाल में मुनक्किद होने जा रही है। तो टीम ने बड़ी मेहनत की है, कोचेस ने बड़ी मेहनत की है, तो इस तरह के जो NOC के मसाइल्स हैं वो प्लेयर को किसी भी सूरत में नहीं आने चाहिए। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। लाहौर शहर में फ़ज़ाई आलूदगी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को सांस लेने में भी मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ लाहौर दुनिया भर में एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिहाज से दूसरे नंबर पर रहा, जहाँ आलूदगी की सतह 205 तक पहुँच चुकी है। इस सूरत हाल के पेश नज़र माहिरीन ने शहरियों को सफ़र के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की हैं। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ लाहौर में दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान 5% है। दिन भर शहर का जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश की भी तवक्को है और पंजाब के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर भी बारिश की पेशगोई की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है, जबकि सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। सिंध और बलूचिस्तान के ज़्यादातर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है, जबकि यूब, बारखान, मूसाखेल, लोरालाई, खजदार और कोयटा में बारिश की उम्मीद है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शहरियों की सेहत के हवाले से लाहौर में हम देख रहे हैं जो फ़ज़ाई आलूदगी की मौजूदा सूरत हाल है वो काफ़ी ख़राब हमें दिखाई दे रही है। हर साल हम इस इशू पर बात कर रहे हैं। जैसे ही सर्दियाँ आने लगती हैं, स्मोक की वजह से भी हम देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफ़ी ख़राब होना शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल, देखें ये होता है कि जो ही मानसून का सीज़न ख़त्म होता है और मिड सितंबर के बाद जो है हवा में नमी का तनासब कम होना शुरू हो जाता है, ड्राइनेस होती है, तो उससे लूज डस्ट जो होती है वो एक उसमें इजाफा होता है। दूसरा ट्रैफिक का जो धुआं वो तो पूरे साल में होता है, लेकिन जो इसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स इन दिनों में ख़राब होता है उसमें से दो चीज़ों की मेन कंट्रीब्यूशन होती है। एक तो जो होता है लूज डस्ट होती है, दूसरी इन दिनों में विंड नहीं चलती, तीसरी ये बारिशें भी जो ना होने की वजह से जो है उसमें से जिस जगह पे ये पोल्यूशन होती है उसी इलाके में अकोमोलेट होती रहती है। और अब ये है कि ख़ास तौर पे मिड अक्टूबर से लेकर मिड दिसंबर तक इसका जो है एक सीवियर एपिसोड होता है। नॉर्मली अक्टूबर और नवंबर में पाकिस्तान में मंथली बेसिस पे सबसे कम बारिशें होती हैं, और इस साल जो हमारे अगले 3 महीने की प्रेडिक्शन है अक्टूबर से दिसंबर तक, वो जो पिछले 30 साल की है वो एवरेज उससे भी कम है। जिसका मतलब कि इस साल जब बारिशें कम है तो बारिशें कम होगी तो उसके साथ विंड भी कम चलने के चांसेस हैं। तो अगले जो 2 महीने हैं मिड दिसंबर तक, उसमें से ये एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी हद तक खतरनाक हद तक ख़राब रहेगा और कहीं कहीं विंड चलने के जो चांसेस हैं। लेकिन ये कि जो गवर्नमेंट और बाकी इदारे अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, नो डाउट कि उनका अगर डेटा देखा जाए जब भी मीटिंग होती तो वो एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ ये है कि हमारे ख़ासतौर लाहौर में जो ट्रैफिक का जो प्रेशर है या उसकी जो गाड़ियों की तादाद है, स्पेशली मोटरसाइकिल और रिक्शा की, तो इतने हद तक बढ़ रही है कि जिससे जितना वो कंट्रोल कर पाते हैं उतना उसको बैलेंस कर देती है।
तो उसका वाज़ेह जो इम्पैक्ट है वो नज़र नहीं आता। हर साल जो है वो अदारे अपने पहले से बेहतर काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन जितनी वो बेहतरी करते हैं उससे ज़्यादा ट्रैफिक में नई एडिशन हो जाती है, और लाहौर में जो आबादी का और नई अर्बनाइजेशन का एरिया वो भी बढ़ता जा रहा है। वो चीज़ें जो है इसको ज़रा और स्पीड से और प्रॉम्प्टली करने की है। दूसरा ये कि गाड़ियों के और जो हमारी रोड साइड पे शोल्डर है, यहाँ लूज डस्ट होती है, कच्चे, उनका कुछ करना चाहिए। दूसरा एक जो है कि मेन चीज़ है कि जो हमारे फ्यूल है उसकी क्वालिटी पे भी जो है गवर्नमेंट अगर चेक करे तो उसमें बेहतरी आ सकती है। और तीसरा इस चीज़ का अंदाज़ा कि हमारे एनुअली कितनी पोल्यूशन बढ़ रही है उसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि सालाना जो है लाहौर शहर में फ्यूल की कंजप्शन कितने % बढ़ रही है, तो वहाँ से अंदाज़ा हमें लगेगा कि कितनी ज़्यादा फ्यूल बर्निंग बढ़ रही है, जिसकी वजह से पोल्यूशन का जो एमिशन बढ़ रही है। नो डाउट ये कंट्रोल तो कर रहे हैं, रिड्यूस तो कर रहे हैं, जितना रिड्यूस कर रहे हैं उतना तकरीबन बैलेंस हो जाता है, तो विजिबल इम्पैक्ट नजर नहीं आता। तो शाह साहब, आइंदा चंद दिनों में जिस तरह से बारिश की पेशगोई भी की जा रही है, उसके असरात मौसम पर क्या हो सकते हैं? देखिए, जब बारिश होती है तो उसका असर ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन तक रहता है। इसी तरह जब हम पंजाब गवर्नमेंट ने इस साल एक काम किया कि जो एक महकमा था EPA, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, उसको एक बड़े महकमे में कन्वर्ट करके उसका मैंडेट भी बढ़ा दिया। अब उसको कर दिया EPCCD, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट, और उसके फंड भी दिए हैं, जिसमें से आर्टिफिशियल रेन का जो ऑप्शन है उसके लिए फंड भी रखे हैं। तो वो अगर ज़रूरत पड़ेगी, अगर बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, लेकिन बशर्त के बादल हों तो वो आर्टिफिशियल रेन भी कराई जा सकती है। ठीक है। तो शाह साहब, दूसरी तरफ महकमा मौसमियात की जानिब से तो फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से जो तमाम तर डिटेल्स हैं वो शेयर कर दी जाती हैं गवर्नमेंट को। कौन सा ऐसा इदारा है जो उस पर खुसूसी इक़दाम कर रहा है? मज़ीद इस पर क्या काम करने की ज़रूरत है? देखिए, ये इसका मैंडेट जो है वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वालों के पास है, उनके इंस्ट्रूमेंट है, हम इसको मैयर नहीं करते। लेकिन एक काम हम ये करते हैं कि उनका डेटा हमें डेली बेसिस पे शेयर होता है, और हम अगले 3 दिन की फोरकास्ट करते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का कैसे रहेगा, क्योंकि वो जो इंडेक्स है उसकी जो चेंजेस आनी है वो वेदर की वजह से आनी है कि एमिशन तो रेगुलरली एक जैसी है डेली बेसिस पे। अगर विंड चलेगी या बारिश होगी तो उसकी प्रेडिक्शन हम करते हैं, तो इस बेस पे उनकी हम आने वाले नेक्स्ट 3 डे की प्रेडिक्शन भी करते हैं कि आने वाले 3 दिनों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स उसका ट्रेंड क्या रहेगा। ठीक है। तो दूसरी तरफ अब आलूदगी की बढ़ती हुई जो सतह है, इसके पेश नज़र आपको क्या लगता है फिर अवाम को क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है? अब हर साल की तरह हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है, ये कम नहीं हो रहा। देखें, सबसे गवर्नमेंट और अदारे जो अपना काम कर रहे होते हैं उनका एक मैंडेट है, लेकिन उससे इफेक्ट तो इंडिविजुअल हो रहा है ना, उसकी सेहत खराब हो रही है। तो हमें गवर्नमेंट पे डिपेंड करने की बजाय जब हमारा ज़ाती नुकसान है और बड़ा नुकसान है तो उसमें से हमें खुद भी अपने लेवल की कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए। उसमें यह कि एक तो ये कि हमारी जो गाड़ियाँ हैं या उनका जो है थोड़ी फिटनेस रखें, जो, और उसके अलावा जो गैर ज़रूरी मूवमेंट है, हमारी जो गैर ज़रूरी मूवमेंट है उसको अगर थोड़ा सा हम कंट्रोल कर लें तो हम उससे काफ़ी हद तक सेव हो सकते हैं। और जो बाकी है कि हम बाज़ दफ़ा गैर ज़रूरी जो है मूवमेंट करते हैं तो उसमें से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। इन दिनों में एहतियात कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। तो शाह साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? हर साल बात तो की जाती है प्लांटेशन के हवाले से कि दरख्त लगाने चाहिए, खातिर खा उस पर काम नहीं हो रहा। इंडिविजुअली आपको क्या लगता है कि अगर इंडिविजुअली एक फ़र्द है वो अपने घर में 1 दरख्त लगा लेता है, 2 दरख्त लगा लेता है, यहीं से अगर हम इसको शुरू करें तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, इस पे एक और स्टडी है, बहुत सारी चीज़ें जो पॉजिटिव नज़र आती है तो उसका भी कोई माइनर सा या मॉडरेट सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। जब हम लाहौर में बहुत ज़्यादा दरख्त लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा नमी होगी, क्योंकि दरख्त जो है वो मॉइस्चर को एक्सपेल करेंगे, तो उससे ये होगा फॉग की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। दिसंबर और जनवरी में बहुत ज़्यादा नमी जब होगी तो एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा कि वो बहुत ज़्यादा फॉग को जन्म देंगे। तो उसके जो बाकी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं या कुछ एक्शंस हैं, जैसे हमारे रोड साइड पे जो कच्चे शोल्डर है उनके कुछ काम किया जाए, पेट्रोल की फ्यूल की क्वालिटी पे कुछ किया जाए, गाड़ियों की फिटनेस पे किया जाए, तो ये 3 ज़्यादा बेहतर काम है। जी
अच्छा शायद साहब, चाइना में भी हमने देखा कि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। जो अभी हम फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से बात कर रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने एक बड़े बड़े टावर की सूरत में शहरों में बहुत ज़्यादा एयर प्योरीफायर नस्ब किए गए हैं। ऐसी किसी टेक्नोलॉजी पर अभी काम किया जा रहा है या सोचा जा रहा है? देखिए, इस पे सोचा तो जा रहा है, लेकिन उसके साथ जो उसका फाइनेंशियल कॉस्ट वो काफ़ी है। लेकिन अगर हम कर लें तो वो हमें, अगर टोटली हम कैलकुलेट करें तो हमारे नेशनल लेवल पे या पंजाब लेवल पे जितनी ज़्यादा हमारी सेहत के इफेक्ट हो रहे हैं, जितनी ज़्यादा मेडिसिन है और दूसरी चीज़ें बढ़ रही हैं, अगर वो उन चीज़ों को हम इधर कन्वर्ट करें तो उस इन्वेस्टमेंट को तो ये बिल्कुल हो सकता है। कोई बहुत बड़ा नामुमकिन नहीं है, लेकिन उसके बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ठीक है। और पंजाब के कौन से ऐसे मखसूस इलाके हैं जहां पर अभी बारिश की तवक्को की जा रही है? देखिए, बारिश तो पंजाब के कुछ इलाकों में, कल लाहौर के अलावा मंगला में और गुजरात और दूसरे इलाकों में हुई, तो अब तो वो आज बादल होंगे, लेकिन उससे हवा चल रही है तो हल्की सी, उससे एक तो ये मौसम की जो है सख्ती वो कुछ बेहतर हुई है और काफ़ी खुशगवार हो गया। और दूसरा ये कि इसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स में थोड़ा सा फर्क पड़ा है और कल तक वो सिस्टम तो गुजर जाएगा। लाहौर में कोई बड़ी अच्छी बारिश की या बिल्कुल बारिश की तवक्को नहीं है, लेकिन उसके बाद जो अगले चंद दिन है उसमें से हवा भी नहीं होगी और बादल भी नहीं होंगे, तो फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स अगले हफ्ते में और ज़्यादा ख़राब होने के चांस है। ठीक है। और खैबर पख्तूनख्वा में जो बारिशें हैं उनकी मुमकिन शिद्दत क्या होगी या किन इलाकों में वहाँ पर बारिश हो सकती है? वहाँ लाइट टू मॉडरेट बारिशें वो बड़ी खुशगवार है और फसलों के लिए भी और बाकी भी। और उसमें यह कि उसका इम्पैक्ट जो है टेम्परेचर के हवाले से पंजाब में भी आएगा, पहाड़ों पे कहीं हल्की बर्फबारी हो सकती है। इस्लामाबाद के टेम्परेचर जो मिनिमम है बिलो 20 हो गए हैं, तो जो अब वो बड़े कंफर्टेबल है। और पंजाब में भी 25 से करीब और नीचे आ गए, तो अब वो जो है काबिल बर्दाश्त हो गए, कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा नहीं हुए, तो काबिल बर्दाश्त हो गए हैं जी। वो बहुत ज़्यादा खतरनाक शिद्दत से हम निकल गए। ठीक है। और दूसरी तरफ अगर गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, आज़ाद कश्मीर के इलाकों की बात करें, वहाँ पर मौसम कैसा रहेगा? देखिए, वो जो पहाड़ी इलाके हैं और वहाँ जो टेम्परेचर है बिलो 10 चले गए, 6-7 डिग्री तक चले गए, तो वहाँ तो बेकायदा सर्दी का आगाज़ हो गया है। और इस्लामाबाद में भी मिड अक्टूबर के बाद मौसम काफ़ी सर्दी का शुरू हो जाता है मुनासिब, तो पहाड़ों पे तो बाकायदा सर्दी शुरू हो गई है। और अब जब भी कोई सिलसिला होगा तो स्नोफॉल होगी। बहुत शुक्रिया चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। ऐवान सदर इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज़ एक अहम मुलाकात हुई जिसमें मुल्क के बड़े सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मुलाकात का मकसद फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत करना था। इस इजलास में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार और बिलावल भुट्टो जरदारी शामिल थे। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में आइनी तरमीम, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और SCO कॉन्फ्रेंस पर मुशावरत की गई। मौलाना फजलुर रहमान ने इस बात की वजाहत की कि इस वक्त उनकी जमात की मरकज़ी तंजीम मौजूद नहीं है और वो अकेले फैसले नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी बताया कि JUI ने मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के लिए 80% मुसव्वदा तैयार कर लिया है और ये जल्द मुज़ाकराती टीम के हवाले किया जाएगा। ज़राए ने बताया कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को साथ लेकर चलने की यकीन दहानी भी करवाई है और उनकी जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए कोशिशों की तारीफ़ भी की। मुलाकात में यह तय हुआ कि मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के मुश्तरका मुसव्वदे को तरजीह दी जाएगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की टीम इस हफ्ते दोबारा JUI की टीम से मुशावरत करेगी। इस मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, इसलिए सबको मिलकर काम करना होगा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया गया। इस इजलास में वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुआशी इस्तेहकाम के इक़दामात के असरात और हालिया मुज़ाहिरों के नुकसानात पर तफसील से रोशनी डाली। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत के इक़दामात के मुस्बत नताइज आना शुरू हो चुके हैं। उन्होंने महंगाई में कमी, पॉलिसी रेट की तनज़्ज़ुली और दरामदाद में कमी के हवाले से तफसीलात फराहम की। वज़ीर ख़जाना के मुताबिक महंगाई की शरह में वाज़ेह कमी वाक़ हुई है जो स्टेट बैंक के तखमीने के मुताबिक 5 से 6% तक पहुँच सकती है। उन्होंने एहतजाज की सूरत में होने वाले नुकसानात पर भी तशवीश ज़ाहिर की और बताया कि ये मुज़ाहरे मईशत को शदीद नुकसान पहुँचाते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि हड़तालों और एहतजाज की सूरत में
रोजाना 190 बिलियन रुपए का नुकसान होता है, जिससे लाखों लोग मुतासिर होते हैं। इजलास के दौरान वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है और हुकूमत के इकदाम को कामयाब बनाने के लिए हमें मजीद मेहनत की जरूरत है। उन्होंने 2014 में होने वाली सियासी सूरत हाल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस बार किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सीनियर तजियाकार आमिर इलियास राणा साहब ने हमें ज्वाइन किया। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले इस मुलाकात के हवाले से मैं चाहूँगा कि आप हमारे से शेयर कीजिएगा। एक तो हमने फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती करना था, उस पर भी तमाम बातचीत की गई है। आप दूसरी तरफ जब आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत हुई है, या अगर हम सियासी इत्तेहाद के हवाले से भी बात करें तो ये सियासी इत्तेहाद की तरफ एक मस्बत कदम आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान को अपोजिशन शूट कर रही है और को ये भी चाहिए है कि रास्ते भी चलते रहे, हुकूमती मराद भी मिलती रहे। और अगर वो पीटीआई के साथ बैठ सकते हैं तो अपने लॉन्ग टर्म इत्तेहादियों से नाराजगी के बावजूद बैठना कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि शिकवे शिकायत तो उनके मौजूद है इलेक्शन में कि जी नून और पीपल्स पार्टी अपना अपना हिस्सा ले गई और केपी में मारा गया, और उस समय वो पीटीआई के साथ भी बैठ गए और पीटीआई को भी बावर कराते हैं, झिझकते नहीं है बात करते हुए कि मेरा मैंडेट तो आप लोगों ने चोरी किया है केपी में, तो बेनिफिशियरी तो आप भी हैं। ना पीटीआई उनका रास्ता छोड़ रही है और ना हुक्मरान इत्तेहाद मौलाना फजलुर रहमान को हाथ से निकलने की कोई रास्ता दे रहा है। और उनकी ख्वाहिश यही है कि किसी भी तरीके से जो आईनी तरमीम का पैकेज है उसमें मौलाना फजलुर रहमान को साथ रखा जाए, ताकि जो स्ट्रीट एजिटेशन इमरान खान साहब की ख्वाहिश है उसमें JUI उनके साथ हो। तो बस ये मुज़ाकरात, बहाने, मुलाकातें, कभी मोहसिन नकवी जा रहे हैं, कभी पीपल्स पार्टी का वफ्द जा रहा है मौलाना फजलुर रहमान के पास, और फिर अब ऐवान सदर में फ़लस्तीन के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस हुई, तो जाहिर है जब सियासी लीडर बैठे हैं तो वो ये तो नहीं बैठे कि जी फोटो बन जाए और बस हम उठ के खड़े हो जाएं। बातचीत हो रही है, नाराजगियां और उसको मनाना, वो सारी चीजें मौजूद है। और मौलाना फजलुर रहमान सियासत के खिलाड़ी हैं। वहां कोई वहां पे इमाम मस्जिद बनने तो नहीं गए थे ऐवान सदर में, वहां पे वो गए फ़लस्तीन के लिए थे और वहां पे सारी बातों पे हुआ है। और आज उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्को है, बताया जाएगा कि उनके पास क्या है कि वो किस चीज को सपोर्ट कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट भी चाहेगी कि वो बोल लें एक दफा, तो इस हफ्ते में उसके ऊपर गुफ्तगू चलती रहेगी जब तक जो SCO समिट है शंघाई कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस की वो भी निमट जाए, और पीटीआई भी उसके साथ उलझी रहे कि हाँ मौलाना फजलुर रहमान के साथ हम हैं, हम नहीं है, और बहस भी हो। और गवर्नमेंट के अंदर दो राय हैं कि क्या अचानक पास करा ली जाए, लेकिन ज्यादा राय ये है कि नहीं, आप SCO के बाद कराएं। गवर्नमेंट के पास ऑप्शन क्या है? एक तो वह है 63A वाला हिस्सा, दूसरा जो कल स्पीकर ने खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को कि वो उनको मखसूस नशिस्तें दे जाए, और तीसरा JUI के साथ मिलके, और 2-3 आजाद अरकान जो किसी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत किसी पार्टी में नहीं आते, उनको तोड़ के वोट ले लिया जाए। ये तमाम सियासी लड़ाई गवर्नमेंट अपने तौर पे कर रही है, और पीटीआई का ये है कि किसी भी तरीके से उलझा के 25 अक्टूबर करा लिया जाए और काजी फायज ईसा साहब घर चले जाएं, उनको एक्सटेंशन ना मिले, और गुफ्तगू उसके बाद फिर लड़ाई झगड़े को मजीद बढ़ाया जाए। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से मुलाकात में तय पाने वाली आईनी तरमीम का मुश्तरका मुसव्विदा है, उसकी इंपॉर्टेंस आप किस तरह से देख रहे हैं, और फिर आपको ये लग रहा है कि मुल्क की सियासी सूरत हाल के लिए कहीं ना कहीं इसमें बेहतरी जरूर हो सकती है? देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, और जो मुश्तरका आईनी मुसव्वदा है ना, वो तो तभी बात होगी ना जब आज वो कहें कि ये मुझे गवर्नमेंट ने मुसव्वदा दिया और मैं इस पे एग्री हूं, या वो ये कहेंगे कि ये हमारी है, इस पे गवर्नमेंट बात कर ले। तो हर दो सूरतों में एंगेजमेंट तो शुरू हो जाएगी ना, कोई कुट्टी नहीं हो रही कि जैसे तासुर होता है ना कि बस जी बातचीत खत्म हो गई और गवर्नमेंट अब ये ऑप्शन लेगी। गवर्नमेंट आखिरी दिन तक JUI के साथ चलेगी, और उनकी उम्मीद ये है कि JUI वोट करेगी, और वो मिनिमम शराइत पे JUI को मना लेंगे कि किसी भी तरीके से मौलाना फजलुर रहमान मेन अपोजिशन का आईनी तरमीम में साथ ना दें, यानी पीटीआई का, बल्कि वो वोट भी दें और सपोर्ट भी करें, ताकि जो मज़ाहमत की तहरीक पीटीआई चलाना चाह रही है उसमें JUI साथ ना हो। तो उसके लिए वो हर हरबा और हर सियासी रास्ता इख्तियार किया जा रहा है। मुलाकातें भी होगी, जरदारी साहब से भी होगी, नवाज शरीफ साहब से भी होगी, प्राइम मिनिस्टर भी थे, तो ये रास्ता तो बनता है कि सियासी हिकमत अमली इसी चीज का नाम है। अब ये बात पीटीआई को सूट नहीं करती। वो पहले तो अभी तजब्जुब का शिकार है ना कि जो अली अमीन गंडापुर साहब मुसलसल शगुफे छोड़ रहे हैं, और वो भी सूबाई असम्बली में जाके कभी वो रात केपी में गुजारते हैं और कभी वो रात चौकी में गुजारते हैं।
तो वो उधर फंसे हुए हैं और अभी उनका बयानिया सेट नहीं हो रहा, क्योंकि बानी से भी यानी इमरान खान से अभी मुलाकात नहीं हो रही। और तौहीन अदालत की दरखास्त भी जो दी गई थी उसमें भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कह दिया गया है कि बादिर नजर में जो केस जस्टिस साहिबा के पास लगा था समन इम्तियाज के, वो कहती है मेरे वाले केस में तो नहीं हुआ, ये डबल बेंच में जाएं, लेकिन नोटिस उन्होंने कर दिए हैं। तो लगता नहीं है कि फौरी रिलीफ मुलाकात का भी मिल रहा है। अभी ये एससीओ कॉन्फ्रेंस या आईनी तरमीम का जो भी कट्टा कट्टी हुकूमत निकालना चाह रही है उसके बाद ही रास्ता बनाएगी। लेकिन आमिर साहब आपने अली मीन गंडापुर साहब का जिक्र किया, मैं उस पर आना था लेकिन मैंने थोड़ी देर बाद आना था। अभी इसी पर बात कर लेते हैं। तलात चौधरी की भी इस हवाले से स्टेटमेंट है, वो ये कह रहे हैं कि गंडापुर साहब सिर्फ अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं, बानी पीटीआई के साथ भी हाथ कर रहे हैं, वो डबल गेम इस वक्त खेलते दिखाई दे रहे हैं। ये असल माजरा क्या है? एक बार भी नहीं 2 बार हो चुका है कि सूबे का वजीर आला गायब हो जाता है, इदारों की जो साख है उसको मुतासर किया जाता है पूरी दुनिया में, और ये तासुर दिया जाता है कि कहीं ना कहीं उन्हें अगवा कर लिया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और फिर आते हैं हंसते खेलते सबके सामने कहते हैं कि जी मैं तो अपनी मर्जी से इधर था या मैं उधर बैठा हुआ था। इदारों की साख को क्यों नुकसान पहुंचाया जा रहा है? किस किस्म की सियासत है? देखिए, पहली दफा उन्होंने मान लिया कि वो इदारों के साथ बैठे हुए थे 8 घंटे और वो अगली दफा बर्दाश्त नहीं करेंगे, और फिर कहा था 2 दिन बाद में सारी तफसीलात बताऊंगा, वो नहीं बताएंगे। अब उन्होंने चूंकि ऑन कर लिया है कि वो खुद छुपते छिपाते पहुंचे हैं, वो जो कहानी सुना रहे हैं, जो लोगों को खुद उनकी पार्टी के अंदर उनके वर्कर्स को यकीन नहीं आ रहा, वो तो कोई बॉलीवुड की स्टोरी लग रही है, बन रही है उनकी, जिस तरह से वो पहुंचे हैं। बहुत ही थका हुआ है जी नहीं, वो स्क्रिप्ट राइटर भी थका हुआ है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि वो करना क्या चाह रहे हैं, सच बताना नहीं चाह रहे, सच बोलना नहीं चाह रहे। उसकी वजह से उनकी पार्टी के लोगों में भी बहुत ज्यादा शिकायत हैं। कल बहरहाल बैरिस्टर गौहर ने तो ऑन कर लिया कि जो भी है वो अली अमीन गंडापुर की बात पे यकीन करने के अलावा और कर क्या सकते हैं, लिहाजा वो उसे ऑन करते हैं। जिसको कोई बंदा ऑन करने को तैयार नहीं है कि ये कहानी सच मान ली जाए। लेकिन ठीक है, ये सौदा बिक रहा है, तब तक बिक रहा है या तो इमरान खान साहब से जब उनकी मुलाकात और वो इसे ऑन कर लेंगे जी बिल्कुल ठीक है, या वो जो लोग तासुर ये दे रहे हैं कि कुछ इस्टेब्लिशमेंट से बात हो रही है और इस्टेब्लिशमेंट कह रही है हम कोई बात नहीं कर रहे इमरान खान से, बिल्कुल किसी किस्म की नहीं कर रहे, लिहाजा ये झूठा प्रोपेगेंडा। अब इसमें से सच क्या है, आईनी तरमीम तक हमारी और आपकी ये गुफ्तगू चलती रहेगी कि वो अगर हो जाती है 18-20 तारीख को, 17 को जैसे ही एससीओ कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि 2-3 ऑप्शन गवर्नमेंट के पास हैं, वो उस पर तमाम तर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं कि इधर ध्यान बटा रहे, और जब तक पीटीआई करने की जाए एजुटेशन पे तो सेशन बुला के और ये फटाफट आईनी तरमीम 1 या 2 दिन में पास करा ली जाए। ठीक है, लेकिन आप अभी किस तरह से देख रहे हैं जो मौजूदा सियासी हालात हैं, इसमें तो फिर मजीद इत्तेहाद की जरूरत है। किस तरह से फिर ये पॉसिबल हो सकता है? जैसे मौलाना फजलुर रहमान अब मानते हैं नहीं मानते हैं, ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुलाकात के बाद अगर आईनी तरमीम को नाफिज किया जाता है, उसके सियासी असरात फिर आप किस तरह से देख रहे हैं? वो मुश्किल खड़ी हो सकती है हुकूमत के लिए एक बार फिर से, जिस तरह से केपी से लोग आए, इस्लामाबाद हमने देखा, रावलपिंडी हमने देखा, 2 से 3 दिन क्या होता रहा? देखिए, गवर्नमेंट की क्लियर कोशिश थी कि एससीओ से पहले किसी तरह का धरना ना हो, कि वो बहुत बड़ी हमारी सुबकी का बायस होता, और कोई मेहमान अगर नहीं आता, खासतौर पे चाइना के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए हर तरह की सख्ती की गई और अभी की जाएगी। सख्ती खत्म नहीं हो रही पीटीआई के ऊपर, कि जो मैंने खुद भी चेक किया कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो उधर से जवाब यही आया कि किसी किस्म का कोई राब्ता और मुलाकात इमरान खान के साथ एस्टेब्लिशमेंट की नहीं हो रही, और जो इंगेजमेंट्स है वो निचली सतह पे है, और दोनों तरफ से कि जी ठीक है, बातचीत के लिए जो मुलाकातें होती हैं वो होती रहें, लेकिन कोई ऐसी बात हो रही हो कि जी ये सारा कुछ सिनेरियो चेंज हो जाएगा, ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक है, और दूसरी तरफ जब हम बात करें शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के हवाले से, आपको लगता है उसकी तैयारियां, आपकी उसमें राय किस तरह से है? कौन से चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं? एससीओ से हमने देखा कि 1 हफ्ता पहले ही जिस तरह से इस्लामाबाद पर ये तमाम चढ़ाई कर दी गई है, उस पर भी आलमी सतह पर इमेज बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का ख़राब हुआ। तो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की तैयारियों के हवाले से आपको लगता है कि हुकूमत सही डायरेक्शन में जा रही है? देखिए, चीनी इंजीनियर्स का कत्ल होना कराची में जी बहुत से अलार्मिंग सिचुएशन है, जो चाइना के लिए खास तौर पर डिस्टर्बिंग है। ये तो पॉलिटिकल हालात थे, वहां दहशतगर्दी हो रही है, तो वो गवर्नमेंट को, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियों को जवाबदेही भी करनी पड़ रही है, और जाहिर सुबकी का सामना भी करना पड़ रहा है। पॉलिटिकली तो हालात आज से नहीं है ना, ऐसे 2-3 साल से यूं ही चल रहे हैं, हमारे यहाँ चलते रहते हैं, उसको इसीलिए तो सख्ती से निपटा गया है।
और गवर्नमेंट ने 3 दिन छुट्टी भी इस्लामाबाद में और पिंडी में कर दी है ताकि अमूमी तौर पे जो नकलो अमल होती है वो भी ना हो, और सिक्योरिटी के खदशात के लिए जो कुछ भी तय किया जाना है वो उसको, और हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह मियां इस समिट को कामयाब करे। तो पाकिस्तान की अपनी एक आलमी सतह पे इमेज की बात है कि ये कॉन्फ्रेंस कामयाब भी हो, इससे जुड़े असरात भी पाकिस्तान के लिए बेहतर हों, तो वो हैं। बाकी पॉलिटिक्स तो चलती रहनी है, लेकिन जो चीनी इंजीनियर्स का कत्ल है, दहशतगर्दी जो हुई है, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उसके ऊपर हमारे इदारे काम भी कर रहे हैं और उसका फुल प्रूफ बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुश्मन तो ये चाहता है ना कि जो सी पैक है वो लपेट दिया जाए, चीनी वापस चले जाएं हर सूरत हाल में, कि उनको देखें जी कि यहाँ आपको सिक्योरिटी नहीं मिल रही। उनकी तरफ से अलार्मिंग सिचुएशन मौजूद है, चाइना की तरफ से वो रोक रहे हैं लोगों को कि फिर ट्रैवलिंग बंद की जाए मखसूस एरियाज के अंदर। वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, लेकिन आमिर साहब जिस तरह से दुरुस्त आप ये फरमा रहे हैं कि पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो तो किसी न किसी सूरत में भी चलती रहेगी, लेकिन आप नहीं ये समझते कि अब 10 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है? अगर हम 2014 के धरने की भी बात करें, वजीर आजम ने भी वही पॉइंट रेज किया कि 2014 की जो सियासी सूरत हाल है अब हम वो नहीं होने देंगे जो उस वक्त भी हुआ। चीन के प्रेसिडेंट ने आना था, अभी भी हम देख रहे हैं कि SCO से पहले ये तमाम तर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज किया गया। आपको लगता है टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इस तरह की जो साजिशी फिर अनासिर हैं वो भी फिर उसमें सर उठा लेते हैं? आप देखें कि 2014 के धरनों की बाज़गश्त कल काबीना के इजलास में शहबाज शरीफ साहब की आवाज की सूरत में हमें सुनाई दी। तो देखें शहबाज शरीफ साहब बहुत अरसे के बाद कोई इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, तो कोई हौसला तो पकड़ा है ना उन्होंने। उनके वज़रा भी कल काबीना में, ख्वाजा आसिफ और ये लोग तो पहले भी बोलते रहे, लेकिन शहबाज शरीफ बतौर खास कुछ सख्त सियासी मौकफ नहीं ला रहे थे जो कल आया। तो अब देखना यह है कि कितने दिन डट के ये खड़े होते हैं, क्योंकि जब तक शहबाज शरीफ डट के नहीं खड़े होते मामलात में, वो हर वक्त जो हाथ मिलाने वाली कहानी और आगे से आप चोर हैं और डकैत हैं, उसके बाद बातचीत का ना मजा खराब होता है, कोई नहीं होती। तो गवर्नमेंट की तरफ से ठीक है, हाथ होना भी चाहिए, बढ़ाना भी चाहिए कि बातचीत करें, लेकिन जवाब में अगर आपको गाली मिल रही है तो आप जो कुछ देख रहे थे उसका नतीजा कल काबीना की सूरत में आया। और मेरा ख्याल है कि वो सिचुएशन ये बता रही है कि गवर्नमेंट मजीद सख्ती करने जा रही है PTI के ऊपर। उनको कोई सियासी सूरत हाल में जब वो भी सख्ती किए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हम फिर चढ़ाई करेंगे इस्लामाबाद पे, तो उनके एजुटेशन को भी चेक किया जाएगा कि जो मुख्तलिफ अजला में पंजाब के करने जा रहे हैं, खास तौर पर ऐसी तरह जब वो अपने MNAs को भी रोक रहे हैं कि आपने कहीं पब्लिक में नहीं आना। कल ही बैरिस्टर गौर का खत सबके सामने आया है। तो ऐसी सूरत में सिर्फ वर्कर्स को ही छोड़ना है, जैसे सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कि जी मेरे तजर्बे का क्या फायदा अगर मैं अरेस्ट होकर जेल में चला जाता। तो भाई क्या आपके वर्कर इसी काबिल है कि सिर्फ उनको लाया जाए और उनको पुलिस के रहमो करम पे छोड़ के और उनको जेलों में भिजवा दिया जाए? तो ये दो अमली है PTI की हिकमत अमली में, ये नहीं होना चाहिए। वर्कर के साथ पूरी क़यादत को भी खड़े होना चाहिए। जमा मर्दी तो इसी का नाम है ना। या फिर आप एजुटेशन भी रोकें कि जी इन दिनों में हम आईनी तरमीम तक एजुटेशन नहीं कर रहे, आप एजुटेशन में लोगों को ला के उकसा के जेलों में भिजवा रहे हैं और खुद साइड पे हो रहे हैं, जो किसी तरह भी सियासी तौर पे दानिशमंदी वाली बात नहीं है। ठीक है, और दूसरी तरफ वफाकी वज़रा की तरफ से भी फिर जो बयानात हैं उनको आप इल्ज़ामात की सूरत में देखते हैं, या आपको कहीं ना कहीं हकीकत ये ज़रूर नज़र आती है कि जब भी मुआशी इस्तेहकाम मुल्क में होने लगता है, इस तरह के जुलूस, रैलियाँ या धरने शुरू कर दिए जाते हैं, जिस तरह से वज़ीर ख़जाना भी ये कह रहे हैं कि मुआशी इस्तेहकाम के जो इक़दामात के समरात हैं वो हमें मिलना शुरू हो गए हैं। ऑब्वियसली ये जो इक़दामात हैं इनकी कामयाबी को आप किस तरह से देख रहे हैं? महंगाई सिंगल डिजिट में इस वक्त आ चुकी है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत जरूरी है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो समझ रहे हैं कि आईनी तरमीम के बाद मामला दुरुस्त हो जाएंगे तो नहीं, PTI तो और मुतारिक होगी, तो उनको एंगेज करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान के साथ एंगेजमेंट हो रही है, PTI चूंकि खुद एंगेज होती नहीं है, वो बदरिया मौलाना फजलुर रहमान आ रही है और मौलाना फजलुर रहमान भी चाह रहे हैं कि वो उनको साथ रखें, ताकि उनका अपोजिशन का जो अब नया इमेज बना है वो उसका भरम भी रहे, और वो सियासी तौर पे जो PDM गवर्नमेंट में उनके बेटे और पार्टी के लोग वजीर थे, उसका नुकसान उनको भी हुआ जो PDM को भी हुआ था। मुस्लिम लीग नून को स्पेशली हुआ, पीपल्स पार्टी को कुछ नुकसान हुआ, JUI को भी हुआ। तो सारे अपने अपने रिप्रोचमा कर रहे हैं, उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिशों में हैं, और असल में बात पाकिस्तान को डैमेज होने की हो रही है सियासी और इक्तिसादी लिहाज से। उसकी तरफ आना चाहिए और सबको एक एक कदम पीछे हट के बातचीत का रास्ता बनाना चाहिए। लेकिन आमिर साहब, एहतजाजात के नुकसानात के हवाले से भी हमने देखा, वज़ीर ख़जाना ने जो अदाद शुमार दिए हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? 190 बिलियन का डेली उन्होंने कहा कि फिर लॉस होता है। तमाम तर चीज़ें किस तरह से बिल्डअप की जाती हैं, फिर जो इन्वेस्टर्स हैं ऑब्वियसली फिर वो पाकिस्तान का रुख क्यों करेंगे? अभी IMF से भी $1.1 अरब की जो पहली इंस्टॉलमेंट थी वो भी आ गई है। जहाँ कहीं ये लगता है कि पाकिस्तान
एक बार फिर से बेहतरी की सूरत में आने लगा है, ये तमाम तर चीज़ें शुरू हो जाती हैं, ये नुकसान हमें फिर कितना वापस ले जाता है? देखिए, बात यह है कि इसके अंदर गवर्नमेंट, सिक्योरिटी इदारे, सबका अमल दखल है। आप क्यों आईटी की स्पेस को दबा रहे हैं? जहां से आप बहुत ज्यादा पैसे बना रहे थे वहां पे ब्रेक भी आई है। नौजवानों का बहुत रोजगार था, उसके अंदर हमारे जो मामलात थे, इंटरनेट की बंदिश पे, एक्स स्पेस पे कमी आने पे, चीजों से मामलात खराब हो रहे हैं। तो ये भी सोचना चाहिए कि ये लंबा कब तक आप चलाएंगे कि एक तरफ आप इन्वेस्टमेंट की बात सोचते हैं, पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल की बेहतरी की तरफ बात करते हैं, लेकिन जहां से एक्सपोर्ट बढ़ सकती है उसके अंदर खुद गवर्नमेंट या सिक्योरिटी इदारे रुकावट बन रहे हैं, तो उसका भी हल इन्हें निकालना है। साइबर सिक्योरिटी की वॉल अगर आपकी नहीं लग रही तो फिर उसका हल बनाएं। आप लंबे अरसे तक इस तरह मत लटकाएं। लोग वीपीएन पे चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, उससे प्रॉक्सी चल रही है, तो ये सिचुएशन किसी तरह भी दुनिया में हमारा इमेज ठीक नहीं कर रही, खराब कर रही है। ठीक है, अच्छा लास्ट कमेंट बस मैं आपसे चाहूँगा, जिस तरह से अभी ये रिसेंट इंसिडेंट भी हुआ है, दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, चीनी जो इंजीनियर्स थे उनके हवाले से, चीन के साथ जो इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं उसमें अब यकीनी तौर पर मज़ीद बेहतरी की भी ज़रूरत है, ख़ासतौर पर हालिया दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं उसके साथ साथ आपको लगता है कि सऊदी अरब या जो दीगर ममालिक हैं उनसे माशी ताउन है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है? सऊदी एक डेलीगेशन भी आज पहुँच रहा है इस्लामाबाद, जो कि वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेगा, सदर मुमलिकत से भी, आर्मी चीफ से भी, और तवक्को की जा रही है कहीं ना कहीं कि शायद $5 अरब की सरमायाकारी करे सऊदी अरब। देखिए, इस पे ना हम बहुत बात कर चुके हैं। अगर अब भी MOU ही साइन होने हैं तो फिर ये गपशप है, वफद आए वफद चला जाए। सरमायाकारी के आपके मुआहदे होने चाहिए। हमारा पड़ोसी दुश्मन मुल्क इंडिया, वहां MOU से मुआहदे होते हैं और मुआहदों के बाद उसमें सरमायाकारी शुरू हो चुकी हुई है। इमरान खान के दौर में भी मोहम्मद बिन सलमान ने ऑफर की थी, अब भी वो कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो मंसूबे बना रहे हैं लोग, चाहे वो मरकज में है, चाहे सूबे में है, चाहे निजी शोबा है, अमल दरामद नहीं होता उस पर। वो कहीं ना कहीं सुर्ख फीते का शिकार होता है, ब्रेक लगती है। सऊदी इन्वेस्टमेंट जहां करते हैं वो पूरी दुनिया से अमेरिकी फर्में लाके पहले चेक करते हैं कि वायबिलिटी कितनी है। वो कारोबार करना चाहते हैं ना, तो वायबिलिटी मिलती है, आगे से आपकी तैयारी नहीं होती, प्रोजेक्ट फाइनल नहीं करते। हम पाकिस्तान वाले, मैं इसकी बात कर रहा हूं, आपसे मुराद। तो जब हुकूमत पाकिस्तान में लैग करती हैं चीजें, जिसके अंदर SIFC को भी बने हुए बड़ा टाइम हो गया, तो अब तो ये इनके ऊपर सवाल आएगा कि अब भी अगर MOU है तो फिर ये क्यों है, ये मुआहदे क्यों नहीं है और उन पे अमल दरामद क्यों नहीं शुरू हो रहा। ये बहुत बड़ा सवाल है जो मैं सब पे छोड़ता हूं, हुकूमत के उमाल जितने भी हैं, कि अब आप इसका जवाब दें। आप कहानियों से दिल नहीं बहला सकते लोगों का। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तज़कियाकार आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और जो मुलाकातों का सिलसिला है वो भी हमने देखा कि वो जारी रहा, और अहम मुलाकात हुई जिस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, सदर मुमलिकत, और JUIFA के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान की अहम मुलाकात भी हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस मुलाकात में मौजूद थे, और आइनी तरमीम का जो मामला है, अब ये कहा जा रहा है कि SCO समिट के बाद इस आइनी तरमीम के मामले को भी देखा जाएगा। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात को एक ऐसी तहरीक में बदल दिया है जो दूसरों के लिए उम्मीद की किरण है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मरियम हैदर, जो सेरेब्रल पैल्सी का शिकार हैं, मगर उनकी हिम्मत और अज़्म ने ना सिर्फ उन्हें कामयाब बनाया है बल्कि उन्होंने मरियम फाउंडेशन की बुनियाद भी रखी है। ये फाउंडेशन माजूर बच्चों के लिए एक बेहतर ज़िंदगी का ख्वाब पूरा करने की कोशिश करती है। तो आज हम मरियम से बात करने जा रहे हैं इस अहम टॉपिक पर। हमारे साथ स्टूडियोज़ में वो मौजूद हैं, उनकी कहानी के बारे में हम जानेंगे कि किस तरह से ये सब कुछ हुआ। हमें स्टूडियो में ज्वाइन करी हैं मरियम हैदर और आमना वसीम, उनसे बात करते हैं। मरियम बहुत शुक्रिया, आमना बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मरियम, सबसे पहले कैसी हैं आप? ठीक है, आप ठीक हैं? थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया मुझे अपने चैनल पे, और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। मेरा नाम मरियम हैदर है, मैं मरियम फाउंडेशन की CEO हूँ, और मुझे CP डिसऑर्डर है, और मैं 65 बच्चों के लिए मतलब उनको स्किल्स सिखाती हूँ। मोंटेसरी पीरियड के साथ मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ उनको, और मैंने अपने घर से इस फाउंडेशन के काज मैंने कोवर्ड में फाउंडेशन बनाई थी, और इसको अच्छा जी, इसको तो इसके लिए तो बड़ी हिम्मत चाहिए मरियम, और आपका शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। आप हमारा शुक्रिया क्यों अदा कर रही हैं? हम तो चाहते हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो हम लोगों के साथ भी शेयर कर सकें, जिस तरह से फाउंडेशन की बुनियाद रखी गई। आमना साहिबा, मैं चाहूँगा इस पर
थोड़ा सा हमें बताइएगा। मरियम जो है वो एक स्पेशल बच्चा है और CP डिसऑर्डर है। जब से कि आपको सबको पता है कि पेरेंट्स की सबसे पहले जो ख्वाहिश होती है वो ये होती है कि बच्चा स्कूल जाए ना, और एक स्पेशल बच्चे के लिए तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। तो इस स्टोरी को जो है मरियम की कहानी, एक जर्नी है, उसको यहाँ बयान करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपका और न्यू पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और हमारी जर्नी में जो है वो हमारी आवाज़ बनने और हमें एक हौसला अफजाई के लिए जो है वो यहाँ पे आपने जो है बुलाया। तो मरियम ने जो है अपनी एजुकेशन 3 साल की उम्र से ही स्टार्ट कर ली थी, तो वो सफ़र चलता रहा। 6 महीने बाद दूसरे स्कूल में, तीसरे स्कूल में, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी का सबसे पहले इशू था। उसके बाद जो है वो टीचर ट्रेनिंग नहीं थी, तो मसला वहाँ पे है। जब मरियम अपनी मॉन्टेसरी करने के बाद जो है वो ग्रेड्स में गई, तो वहाँ पे फिर मुझे इनके साथ जो है इनके नॉर्मल क्लास में, रेगुलर क्लास में बिठाने के लिए इनके साथ जॉब करनी पड़ी। तो वहाँ पे उस वक्त मैंने वहाँ पे जो थे उनसे रिक्वेस्ट की कि आप एज अ वॉलंटियर मुझे रख लें, मैं, क्योंकि मरियम का मेरा मकसद ही है। तो उनके पास जो थे ना वो रिसोर्स रूम था जिसमें डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के बच्चे आते थे। ठीक है। तो वहाँ से मुझे मकसद मिला कि मरियम को तालीम दिलाने के साथ साथ मैंने उन बच्चों के लिए भी जो है अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, अपनी ट्रेनिंग ली, सर्टिफाइड मॉन्टेसरी ट्रेनिंग ली, उसके अलावा बेशुमार ट्रेनिंग्स ली, ताकि मरियम जैसे बच्चों की ज़िंदगी आसान भी हो। तो ये सफ़र कभी आसान ना होता अगर उन बच्चों की ज़िंदगी में बेहतरी ना मैं ला सकती। तो उनकी आवाज़ बन गए मरियम और हम लोग, और हम जिन डिफरेंट स्कूल्स में मैंने जॉब की, तो मरियम भी वहाँ अपनी तालीम जारी रखी मरियम ने। रुकावट जो चीज़ चैलेंजेस इन बच्चों को आते थे वो एक्सेसिबिलिटी के थे। जैसे मरियम को खुद वॉकर चला के जाना था अपनी क्लास तक, हम नहीं चाहते थे मरियम व्हील चेयर पे जाए। मरियम के ख्वाब बहुत बड़े हैं, ख्वाब को पूरा करते करते हम उसका साथ बन गए। मरियम का एक हाथ सिर्फ काम करता है, तो दूसरे और लेग्स भी वो व्हील, लेकिन हम उनको कोशिश करते थे अपनी क्लास तक वॉकर पे जाएं। अगर आया जी ये कोई है वो नहीं कर सकती क्योंकि आपको एक डिस्टेंस क्रॉस करना है क्लास तक, तो फिर हम लोग, फिर मुझे वहाँ जाना होता था। और फिर वहाँ पे डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के बच्चे थे, उनके रेगुलर क्लासेस में पेपर नहीं होते थे, वो डिफरेंट इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। तो मैंने 2-3 साल वहाँ पे जब जॉब की, तो फिर उनके हर इवेंट में उनकी पार्टिसिपेशन, उनके रेगुलर जो एग्ज़ाम्स थे वो स्कूल में ही होना शुरू हो गए। तो यहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली और पेरेंट्स ने मुझे सुपर माम और सुपर टीचर का खिताब दे दिया। तो मकसद ज़िंदगी का बन गया कि मरियम हमारे घर में आई क्यों है। हमने मरियम की जो वीकनेसेस पे काम नहीं किया, हमने वीकनेस को ही खूबियाँ बना लिया, स्ट्रेंथ बनाया। ठीक है जी। और यकीनी तौर पर जो कहानी है वो बड़ी मुतासिर कुन है। हाँ, और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि अब ये फाउंडेशन भी बना दी गई, इसका मैं चाहूँगा कि मकसद हमें बताइए। ये मरियम फाउंडेशन का इनका जो बुनियाद रखी गई वो कोविड में रखी गई। अब फिर मरियम स्टक हो गई कि मरियम क्या करें, तो फिर हमने बुनियाद रखी कि हम फ्री एजुकेशन मरियम आप देना शुरू करें अपने घर से। बच्चा आप कहीं जा नहीं सकते हो, मोबिलिटी का सबसे बड़ा इशू था उस वक्त, आपको पता है क्या हालात है। तो हमने फ्री एजुकेशन, बुक्स वगैरह देना शुरू कर दी और साथ हमने फूड भी क्वालिटी फूड, जैसे कि हम बच्चों को कुछ ऐसे स्नैक्स दे रहे हैं, कुछ ऐसा फूड दे रहे हैं तो जिससे वो उनकी सेहत भी बने और वो तालीम भी हासिल करें। तो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को जो है मरियम फाउंडेशन में जो है वो पढ़ाया जाता है और फ्री एजुकेशन दी जाती है। अब ये क्योंकि हम खुद बिल्कुल अपनी कैपेसिटी और अपने अस्ताद के मुताबिक कर रहे हैं, बिल्डिंग नहीं थी तो हमने अपने घर के दरवाजे ही खोल दिए। ठीक है। तो मरियम माशाल्लाह सुबह वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग जो है वो मॉन्टेसरी बच्चों को तालीम देती हैं, मॉन्टेसरी एजुकेशन के साथ, क्योंकि मरियम की तालीम भी कम है, ये भी एक चैलेंज है। तो मैंने इनको मॉन्टेसरी की ट्रेनिंग की, टूल्स इनको दे दिए गए। ठीक है। वो उन टूल्स के जरिए जो है फ्लैश कार्ड्स हैं, बाकी सब चीज़ें हैं एजुकेशनल जो हैं, उनके साथ उन बच्चों की ओरल ड्रिल करवाती हैं। फिर उसके बाद और बेशुमार एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि बच्चों की सोशल इमोशनल है, उस पर काम किया जाता है, उनको स्किल्स दिए जाते हैं। सबसे बड़ी बात कि हमारा टारगेट ये होता है कि साल में एक बच्चा ऐसा स्किल ले जाए कि वो बच्चा जब यहाँ से जाए और तो वो कुछ ना कुछ करे अपनी ज़िंदगी में आके। तो हमारा फोकस जो होता है वो मरियम जैसे स्पेशल बच्चे, जिसे बेशक वो स्लो लर्नर हैं, चाहे वो किसी भी डिसेबिलिटी के साथ है, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले। ठीक है। तो मरियम जो है वो अपनी कोशिशों को जारी रखे हुए हैं ताकि वो आवाज़ बन सके उन तमाम बच्चों के लिए भी। ठीक है। मरियम, इतनी मोटिवेटेड कैसे हैं आप? मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, मैंने 5 क्लास तक पढ़ा है और मैं अपनी टीम ने इतना जारी रख सकी, लेकिन मैंने फिर उन बच्चों के लिए फाउंडेशन बनाई। मैंने कोविड में, इसको 8 साल हो गए बने हुए। इसकी आगाज़ मैंने कोविड में किया था, तब कोविड आया था, मैंने वो कोविड में फाउंडेशन बनाई थी। और मैं
एज अ वॉलंटियर काम भी कर रही हूँ वो अल-खिदमत के साथ, और मेरा फूड बिजनेस भी है मरियम और मरियम किचन के नाम। इतना सब कुछ कैसे आप कर लेती हैं? मतलब जो हम लोग हैं, नॉर्मल इंसान भी हैं, हमें भी रेस्ट चाहिए होता है, हम भी थक जाते हैं। आप इतनी मोटिवेटेड कैसे हैं, कैसे सब कुछ कर रही हैं? वैसे मेरे पास कुछ ख्वाब है तो मैं पूरा करना चाहती हूँ, और मैं वो करना, मैं भी आप लोगों की तरह जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। आप लोग उतारते हैं, मुझे शॉपिंग का बहुत शौक है, मुझे बाइक घूमने का बहुत शौक है। ठीक है, तो ये फूड बिजनेस का कैसे आइडिया आया? कौन बनाता है? रेसिपी किसकी है? फिर कैसे इसको सेल आउट किया जाता है? ये मेरा ही है, मैंने अपनी मदर से ही कुकिंग सीखी है। अपनी मदर से मैंने कुकिंग सीखी, मुझे कुकिंग का बहुत शौक था, फिर मैंने कुकिंग सीख ली। अच्छा, कुकिंग भी सीख ली है? मैंने फूड बिजनेस पे स्टार्ट कर लिया, फिर मैं अल-खिदमत मैंने ज्वाइन की। मैं ऑटोमेटिक चेयर ला के एक हाथ से जाती हूँ, मेरा बस एक हैंड काम करता है, और मेरी फैमिली बस सपोर्ट करती है मुझे। वो तो मैं देख रहा हूँ कि सपोर्ट आपको बड़ी अच्छी मिली हुई है। आमना साहिबा, किस तरह से ये फूड का जो बिजनेस है फिर इसको किस तरह से चला रही है? ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ प्लान है। बिलीव मी कि जब अल्लाह ताला आपको चुन लेता है तो रास्ते भी बनाते हैं अल्लाह ताला। तो 500 से ज़्यादा हमने अपनी कम्युनिटी और इर्द गिर्द के लोगों को जब एम्पावर कर दिया, तो फिर अल्लाह ताला ने, वो कहते हैं ना, कहीं रुकावट आ जाए तो उसका इसका मतलब है कोई नया रास्ता, आपने कोई नया काम आपको सौंपा जा रहा है। तो हमने कहा कि बच्चे तालीम तो हासिल कर रहे हैं, उसके बाद क्यों ना ऐसा कोई बिजनेस मरियम करें जो मरियम जैसी बच्चियाँ भी कर सके, मरियम जैसे बच्चे भी कर सकें। ठीक है। तो मरियम ने फिर फूड बिजनेस का स्टार्ट किया। तो अभी 6 महीने पहले मरियम ने अल-खिदमत जो है वो ज्वाइन किया है। वहाँ पे स्पेशल एबिलिटी क्लब है, तो उनकी उन्होंने मरियम को अपॉर्चुनिटी दी कि मरियम अपने घर से एक हाथ से इलेक्ट्रिक व्हील चेयर चलाकर अल-खिदमत डेली हेड ऑफिस जाती हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। और वहाँ पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह मरियम उसका 10% जो है ये आपके लिए भी हम लेकर आए हैं। अच्छा जी, तो 10% जो है वो मरियम जो है अल-खिदमत में भी डोनेट करें। अपने सामने रख लें, ठीक है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो एक ये हौसले, ये सफ़र में आसानियाँ बांटी गई हैं, और अल-खिदमत के जो हेड्स हैं वो बहुत कोऑपरेटिव है, और मरियम वहाँ जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह ग्रूम कर रही है, वहाँ पे ट्रेनिंग्स ले रही है, उसने अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफाइड ट्रेनिंग भी ले ली है एज अ वॉलंटियर की। तो ना कि सीखने का अमल, आगे बढ़ने का अमल, अपने जैसे लोगों के लिए आवाज़ उठाने का अमल। अब घर आते हुए वापसी पे अपने लिए ग्रोसरी भी करती हैं। अब जो अब ये देखिए कि नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के सारे जो मौके उनको मिल रहे हैं, बिल्कुल। तो खुद जाना फिर आना, और एक अच्छे, अब वहाँ से ये है कि हौसले और बढ़ गए हैं कि आपको फिर अल्लाह ताला ने दिया है, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, लेकिन आप फिर वापस कर रहे हैं कम्युनिटी को, फिर आप वहाँ पे खिदमत में स्पेशल एबिलिटी क्लब के लिए डोनेट कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर सनान है, सर सैयद वकास जाफरी हैं, सर मोहम्मद मंगत हैं, रविया दरीस इनकी जो है वो हेड हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन सब की कोऑपरेशन से जो है मरियम हर इवेंट में पार्टिसिपेट करती है। ऑटिज्म रिसोर्स सेंटर में एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया। मैं बिल्कुल वही देख रहा था कि इतने सर्टिफिकेट, इतनी शील्ड्स तो मुझे भी कभी नहीं मिली। उनके साथ जाती हूँ, वो हर जगह मुझे लेके जाते हैं, और हर जगह मुझे बहुत सबसे ज़्यादा आगे करते हैं कि मरियम वो व्हीलचेयर यूजर हमारे साथ काम कर रही हैं। और क्योंकि आपने अपने आप को इस काबिल बनाया है, इसलिए वो आपको आगे आगे रखते हैं। और जो आपकी कहानी है वो बड़ी मोटिवेटेड है उन तमाम लोगों के लिए भी जो इस वक्त हमारा शो भी देख रहे हैं। और तो हिना चौधरी जो हैं वो मोरपंख, उनकी ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, उन्होंने मुझे एम्बेसडर भी बनाया है। बैंगल्स और जो होममेड उनकी खुद हाथ से वो बनाती हैं अपनी ज्वेलरी, तो उन्होंने अपने ब्रांड का भी इनको एम्बेसडर बनाया। तो ये छोटे छोटे जो इनके समझ लें कि ये मकसद ये है कि मरियम जैसे जितने भी बच्चे हैं, जब हमारे स्पेशल बच्चे हैं, हम उनकी आवाज़ बन गए हैं। आज आमना वसीम सिर्फ मरियम की मदर नहीं है, मैं बहुत से बच्चों की माँ हूँ, बहुत से बच्चों की, सिर्फ मैंने पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी काम किया, बहुत से डिफरेंट नेशनलिटीज़ के बच्चों को पढ़ाया। तो जब फिर यही लगता था कि बस मैं उनकी माँ हूँ, मैं उनकी टीचर हूँ, अपने आप को ग्रूम किया। तो मरियम फाउंडेशन इंशाल्लाह बढ़ेगी, वहाँ पे बच्चों के लिए तालीम और स्किल्स आम किए जाएंगे। सबसे पहले आप अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको सर्व करें, जो हमारे पास है अपने हिस्से का दिया जलाए रखें,
हौसले बढ़ाए रखें। अब लोग हमसे रब्ता करते हैं कि जी मरियम को आप यहाँ तक कैसे लेकर आई। मरियम को देख के बहुत से बच्चे, बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों पे काम करने लग गए हैं। मरियम की जैसे टीचर्स जो हैं, जो मरियम की अर्ली ईयर्स एजुकेशन मतलब ग्रेड्स में एजुकेशन में टीचर थी, वो आज भी मरियम के साथ उनका राब्ता है। तो ये बहुत बड़ा एक जो है ना एक पूरे माशरे के लिए काम हुआ है। बिल्कुल ये सपोर्ट दिया जाए। और हम मेरा मकसद यही होगा कि आपके प्लेटफॉर्म से ये बात कि आपके इर्द गिर्द जितने भी स्कूल्स हैं कम्युनिटीज़ में होते हैं तो उनको इंक्लूसिव कर दिया जाए। हम भी इंक्लूसिव एजुकेशन SDGs जो क्वालिटी एजुकेशन है उसके साथ स्किल को हमने लिंक किया है। तो ECC जो 4.2 है गोल SDGs का, तो हम साथ साथ इंटरनेशनल गोल्स की तरफ भी अपनी नुमाइंदगी कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह SDGs जो एकेडमी उनके साथ हमारा MOU भी साइन है। तो बात के सारा मकसद यही है कि स्पेशल बच्चों को पूरे मौके मिलने चाहिए। अपने इर्द गिर्द के जो स्कूल्स हैं उनमें उनको एक्सेप्टेंस हो, पेरेंट्स के लिए, मदर्स के लिए अवेयरनेस वर्कशॉप्स करवाई जाएं ताकि वो ज़िंदगी के, जैसे मरियम कहती थी मम्मा यहाँ हम पार्क नहीं जा सकते क्योंकि हमारे लिए तो व्हील चेयर ही नहीं है। तो अल्लाह ताला ने वो भी उसके लिए सिलसिला खोल दिया कि अल-खिदमत तक वो जा रही हैं। अब वो पार्क भी जा रही हैं, ग्रोसरी भी कर रही हैं, बिल्कुल इवेंट्स में अपनी एक वॉइस बन गई है कि हर बच्चे को जो है ना मौका दिया जाए अगर वो स्पेशल है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन पे ना हमारे मुल्क में कोशिश भी की जा रही है और आगे भी की जानी चाहिए ताकि बहुत सी मदर्स जो हैं वो खुद अपने बच्चों को लेके जा सकें। क्योंकि हम तो, हमारे पास तो सहूलत थी, हम ड्राइव करके चले जाते थे, लेकिन हमारी बहुत सी माएँ जो हमारे स्कूल्स में आती हैं वो कहती हैं जी हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं, ऑब्वियसली अफोर्ड नहीं अगर कर पा रहे। तो मरियम फाउंडेशन क्या कर रही है उन लोगों के लिए, उन मदर्स के लिए, क्योंकि मदर ने ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट अपने बच्चे को देनी है। तो हमारा मकसद है कि मदर्स एम्पावर हों, उनकी ट्रेनिंग की जाए, पेरेंट्स सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट दिए जाए। क्योंकि देखिए उनको बार बार काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनको ये बताने की ज़रूरत है कि ये बच्चा स्पेशल है तो इसके अंदर खूबियाँ भी हैं, इसकी सलाहियतों पर काम करें, इसकी आवाज़ बन जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मरियम हैदर और आमना वसीम साहिब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन, एक मोटिवेशन स्टोरी थी जो हमने आपके साथ शेयर की है और ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस हमने देखा है मरियम का, उनकी वालिदा का, ये पूरे मुआशरे के लिए बड़ा पॉजिटिव रोल इस वक्त अदा करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। बड़ी मोटिवेशनल ये स्टोरी है उन तमाम लोगों के लिए भी जो ये समझते हैं कि अगर वो स्पेशल पर्सन है, किसी किस्म का भी उन्हें प्रॉब्लम है, वो मुआशरे का उस तरह से हिस्सा नहीं बन सकते हैं, वो उस तरह से काम नहीं कर सकते हैं, वो उस तरह से अपना कोई रोल अदा नहीं कर सकते हैं इस पूरे मुआशरे में, तो ये बिल्कुल गलत है। मरियम उसकी एक जिंदा मिसाल हमारे सामने मौजूद हैं जो कि अपने तमाम काम कर रही हैं, ग्रॉसरी के लिए भी खुद से जाती हैं, अल-खिदमत फाउंडेशन को उन्होंने ज्वाइन किया है, इसके साथ साथ बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही हैं, अपना फूड बिजनेस इस वक्त रन कर रही हैं। तो हमारे लिए बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है जो कि आज हमने आपके साथ शेयर की है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और अब हम आपको एक खतरनाक और हैरानकुन वाक़े के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये वाक़या एक नौजवान के बारे में जो मगरमच्छ के साथ करतब दिखाने की कोशिश में महंगा पड़ गया है। ये वाक़या हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इस वक्त न्यूज़ स्क्रीन पर आप मुलाहिज़ा भी कर रहे हैं। दिलचस्प मगर ख़तरनाक वाक़े की तफसीलात ये हैं कि यह वाक़या द मिलियनियर स्टोन पार्क में पेश आया, जहाँ एक नौजवान ने मगरमच्छ के साथ अपनी हुनरमंदी दिखाने की कोशिश की। इस वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि नौजवान ने मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालकर स्टंट दिखाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से यह खतरनाक हरकत उसके लिए भारी पड़ गई। जैसे ही उसने हाथ अंदर रखा, मगरमच्छ ने अचानक उसके हाथ को चबा डाला। वीडियो में भी देखा जा सकता है कि नौजवान फौरन अपने हाथ को खींच लेता है, लेकिन उसके हाथ से खून बहता हुआ भी दिखाई दे रहा है और ये मंजर नहायत ही खौफनाक है और हमें यह याद दिलाता है कि जानवरों के साथ ऐसे खतरनाक तजुर्बात करना कितना खतरनाक हो सकता है। तो उनसे एक जो दूरी बनानी है, एक जो फासला रखना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर मिलियन व्यूज़ हासिल कर चुकी है और मुख्तलिफ सारिफीन इस पर तबसरे करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और एक सारिफ ने यह लिखा है कि जानवरों के साथ इस तरह से नहीं करना चाहिए वरना नतीजा फिर इस तरह ही होता है। ये एक अहम पैगाम है जो हमें सिखाता है कि जानवर, ख़ास तौर पर मगरमच्छ जो कि एक ख़तरनाक मखलूक है, इसके साथ कभी भी खेलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक और सारिफ की तरफ से कहा गया कि मगरमच्छ ये कह रहा है कि मेरे साथ खेलना बंद करो, और ये तबसरा हमें समझाता है कि जानवर भी अपनी हुदूद में होते हैं और उन्हें हमारे साथ खेलने की इजाज़त नहीं होती है। तो
कुछ बाउंड्रीज हैं जो कि डिफाइन की गई हैं जानवरों की तरफ से भी, तो हमें उन बाउंड्रीज तक भी नहीं जाना। तो ये जो सबक है यकीनी तौर पर इस शख्स को भी मिल गया होगा, और जितने तमाम लोगों ने वीडियोस देखी है, जो उस वक्त वहाँ पर लोग मौजूद थे या जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं या आज हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप देख रहे हैं, तो ये हम सब के लिए सबक है कि जानवरों के साथ जो एक डिस्टेंस है, ख़ासतौर पर ऐसे ख़तरनाक जानवर, वो हमें यकीनी तौर पर बना के रखना चाहिए। इससे पहले भी हमने देखा था कि मशरक़ी इंडोनेशिया में एक खातून को मगरमच्छ ने हलाक कर दिया था, और फिर उसके बाद गांव वालों ने उसकी लाश के जो कुछ अज़ा थे वो मगरमच्छ के पेट से निकाले थे। तो ये इस तरह के वाक़यात हैं जो फिर हमें ये बताते हैं कि इंसानों को जानवरों की जो ताकत है और ख़तरात है उसका एहसास होना चाहिए। उन्हें किसी तौर पर भी हमें टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाक़या हमें सबक देता है कि जानवरों के साथ हमें बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इस तरह के फजूल किस्म के जो ख़तरात हैं वो उठाने के बजाय हमें अपनी हिफाजत का ख्याल भी रखना चाहिए। तो ये हम चाहेंगे कि आप भी अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो या इस हवाले से आपकी जो आरा हो वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सोशल मीडिया पर एक और अहम खबर है पाकिस्तानी नौजवान के हवाले से, जो कि पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तानी को पैमा हैं शहरोज़ काशिफ, जिन्हें इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खूबरू नौजवान हैं जिन्होंने एक नई तारीख रकम कर दी है। बहादुर नौजवान हैं, वो 8000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियाँ सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी बन चुके हैं। और ब्रॉड बॉय के नाम से मशहूर काशिफ शहरोज़ आज सुबह शिश्मा पंगा की चोटी पर पहुंच गए। काशिफ शहरोज़ सरबाज खान के बाद दूसरे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने तमाम 14 बुलंद तरीन चोटियाँ सर की हैं। सरबाज ने गुज़श्ता हफ्ते शीशा पंगा सर करके ये कारनामा सर अंजाम दिया। वो पहले पाकिस्तानी माउंटेनियर बनने का एजाज़ उन्होंने हासिल किया, और शहरोज़ काशिफ का 8000 सर करने का सफ़र 2019 में शुरू हुआ, जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जब उन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में 8047 मीटर बुलंद ब्रॉड पीक को सर किया। ये एक शानदार शुरुआत थी जो उन्हें बैनुल-अक़वामी सतह पर भी मशहूर कर गई। साल 2021 में शहरोज़ ने माउंट एवरेस्ट, मोनास्लो और केटू की चोटियों को सर किया, जबकि 2022 में शहरोज़ काशिफ ने बहुत सी ऐसी चोटियां हैं जिनमें नांगा पर्वत है, गैशुम्बम 1 है, गैशुम्बम 2 है, इनकी चोटियों को सर करके अपनी महारत का मुजाहरा किया है। शहरोज़ काशिफ की शानदार कारकर्दगी का जो सिलसिला है वो जारी, और गुज़श्ता साल भी हमने देखा कि उन्होंने बहुत सी ऐसी चोटियाँ हैं जिनमें धावला गिरी है, चुआइको चोटी है, उसको सर किया है। और ये बात काबिल ज़िक्र है कि शहरोज़ काशिफ गुज़श्ता बरस एक हादसे के बाइस शिश्मा पंगा को सर करने से महरूम रह गए थे, और अगर वो उस वक्त उसको सर करने में कामयाब हो जाते वो, तो वो दुनिया के कम उम्र तरीन को पैमा भी बन जाते जिन्होंने तमाम 8000 सर की हैं। तो शहरोज़ काशिफ की ये जो अचीवमेंट है, अपनी कामयाबी पर उन्होंने मुसरत का इजहार किया है। बड़े ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और ये सब कुछ हासिल करना यकीनी तौर पर आसान नहीं है, इतनी कम एज में और इतने कम टाइम में भी। और उनका यही कहना था कि मेरी जान का ख़तरा हकीकी था, लेकिन मैंने अपने हदफ पर नज़र रखी हुई थी। अब जबकि मैं यहाँ खड़ा हूँ इन तमाम अचीवमेंट्स के बाद, तो ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, और अल्लाह ताला का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। और उन्होंने कहा कि ये खौफ, शक और हुदूद पर काबू पाने के बारे में है, लेकिन ये उनके लिए किसी भी मौजज़े से कम नहीं है। यकीनी तौर पर आसान काम बिल्कुल भी नहीं है, कोपेमाई मुश्किल काम है, और हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी होते हैं। तमाम तर जो कोपेमा हैं वो जाते हैं, बहुत से ऐसी मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ता है, मौसम की सख्ती का उन्हें सामना करना पड़ता है, बट उसके बावजूद भी अभी जो इनकी हम अचीवमेंट्स देख रहे हैं बड़ी ही शानदार हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और मुनफरिद और हैरान कुन वाक़या है जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। एक शहरी हैं जिन्होंने टेलर स्विफ्ट का दस्तखत करदा गिटार हासिल करके उसे तोड़ दिया है। ये एक अनोखी खबर है। अमेरिकी रियासत टेक्सास के रिहायशी हैं जिन्होंने हाल ही में नीलामी में हिस्सा लिया। नामवर गुलकारा हैं टेलर स्विफ्ट, जो कि पूरी दुनिया में जिनका नाम है। दस्तखतशुदा गिटार उन्होंने हासिल किया। हमारी स्क्रीन पर भी ये मनाजिर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। और क्यों ऐसा किया, गिटार को क्यों तबाह किया गया, ये दुरुस्त वाक़या है जिसके मनाजिर आप इस वक्त स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ये वाक़या एलिस काउंटी वाइल्ड गेम डिनर की एक फंड रेजिंग तकरीब में पेश आया, जहाँ ये गिटार नीलामी के लिए पेश किया गया।
इस शहरी की तरफ से $4000 की भारी रकम देकर इस गिटार को खरीदा गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो यकीनी तौर पर हैरत अंगेज था। वीडियो में हम ये देख रहे हैं कि जब वो स्टेज पर शख्स पहुंचता है, गिटार को वसूल करता है, तो वो उसमें इतना खुश था कि फौरन उसने हथौड़ा उठाया है और उसको तबाह कर दिया है। ये सोशल मीडिया पर वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है, लोगों की तवज्जो हासिल करने में भी कामयाब हो रही है। कुछ लोगों ने इस अमल की तारीफ की है, कुछ इस पर तनकीद करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये पैसे का ज़िया किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शहरी ने टेलर स्विफ्ट की हिमायत में ऐसा किया है, ख़ास तौर पर जब सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस की हिमायत का जिक्र आया। ताहम इस बारे में कोई मुसद्दिका मालूमात नहीं है, क्योंकि फंड रेजिंग करने वाले खैराती इदारे ने खुद ये वजाहत कर दी है कि गिटार का कोई भी सियासी ताल्लुक नहीं है और इसके तोड़ने के पीछे भी किसी किस्म का कोई सियासी पैगाम, कोई पोलिटिकल एफिलिएशन नहीं है इस हवाले से। तो ये वाक़या हमें सिखाता है कि फ़न और उसकी कदर मुख्तलिफ लोगों के लिए बहुत ही मुख्तलिफ हो सकती है और इंसाफ के लिए कुछ ज़्यादा ही मुख्तलिफ है। बाज़ अफराद के लिए एक दस्तखत शुदा गिटार एक बहुत कीमती चीज़ है, जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इसकी कीमत को जिस तरह से ज़ाया किया गया, तबाही की सूरत में देखा जा रहा है। या हो सकता है टेलर स्विफ्ट की जो वहाँ पर हम कहते हैं कि उनसे मिलने की ख्वाहिश हो, या इस तरह की कोई हरकत स्टार्स के लिए फ़ैन्स कर जाते हैं उनकी नज़रों में आने के लिए इस तरह की किसी वाक़े के बाद, तो ये भी उसकी वजूहात में से एक वजूहात हो सकती है। लेकिन एक बड़ा एक अनोखा और मुनफरिद वाक़या था जो कि सोशल मीडिया पर हमने देखा कि काफ़ी वायरल हो रहा था और इस पर काफ़ी बात भी की जा रही थी। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि बहुत से लोगों की मुख्तलिफ आरा भी सोशल मीडिया पर हमें देखने को मिली है, मुख्तलिफ किस्म के कमेंट्स का वो इजहार करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब इतने पैसे खर्च किए जाते हैं जिससे कुछ आप लोगों की मदद कर सकते हैं, तो फिर इस तरह के काम उसमें नहीं करने चाहिए। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।